लेकर कहां बैठूं? क्या हो गया? कंट्रोल। बैठ जाओ। आपने नहीं पढ़ा? पहले भी नहीं पढ़ा? पहले तो ठीक है, करें स्टार्ट। आशीष अब बोलना नहीं है, सुनना ज्यादा ज्यादा। आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1857 क्रांति। नहीं बात करनी है, थोड़ी देर मौका देंगे आपको बोलने का भी, लेकिन थोड़ी देर वेट करोगे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 1857 की क्रांति। अच्छा बताओ, इस 1857 क्रांति को 1857 की क्रांति ही क्यों कहते हैं? 58 क्यों नहीं कहते? 59 क्यों नहीं कहते? 2024 क्यों नहीं कहते? क्योंकि 58 में हुई थी, 57 कहते हैं। अरे बात खत्म हो गई हो तो आगे देख लो, दोनों को अलग बैठा दूंगा, चुप पढ़ना है। ये देखो 1857 की क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रांति कब हुई थी? 1857 में। अब इस क्रांति को लेकर पहले अपन एक सीक्वेंस बनाएंगे। इस टॉपिक को कौन से सीक्वेंस में अपन पढ़ते हैं, और सीक्वेंस बनाते हैं तो उसका एक सीक्वेंस पढ़ने का। एक सीक्वेंस में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि क्रांति में कौन कौन सा व्यक्ति था जिस पद पर बैठा हुआ था। दूसरा पढ़ते कारण। अब देखो आपको मेन कारण मैं आपको बताऊंगा सीधे। इन कारणों में अपन दो टाइप के कारण पढ़ेंगे, एक राजनीतिक, एक तो पढ़ेंगे अपन राजनीतिक कारण, और एक पढ़ेंगे अपन तात्कालिक कारण। क्योंकि राजस्थान से हमें केवल राजनीतिक और तात्कालिक कारण पर ही फोकस करना है। दो कारण हो गए। पहला जो स्टेप है क्रांति को पढ़ने का क्या रूल है, आप जितने ज्यादा इसके पार्ट बनाओगे उतना ज्यादा आसान होगा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो हम बात करें पहला स्टेप बनेगा, स्टेप को पढ़ने का पद, दूसरा बनेगा कारण। दो टाइप के कारण है, एक राजनीतिक कारण, राजनीतिक यानी उन्होंने हमारे पर्सनल चीजों में कैसे हस्तक्षेप किया ब्रिटिश सत्ता ने, और एक आता है तात्कालिक कारण। इसके बाद पढ़ेंगे प्रथम विद्रोह कि पहला विद्रोह का हुआ, प्रथम विद्रोह। ये सीक्वेंस से क्रांति को पढ़ने का। फिर आपको हार नहीं लगेगा टॉपिक से पॉइंट्स पढ़ते दो। फिर बनाएंगे योजना क्रांति की, फिर करवाएंगे अपन क्रांति क्रांति और तब अपन एंट्री करेंगे राजस्थान में। फिर अपन एंट्री करेंगे राजस्थान में क्रांति। मैं आपको सीधे राजस्थानी क्रांति पढ़ाऊं तो आपके सीक्वेंस माइंड में जो मुझे आपके डालना आपके माइंड में सीक्वेंस वो कभी आपके बैठेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा नियम पढ़ना पड़ता है, थोड़ा नियम पढ़ना होता है। आप वाला ये देखो, अब ये क्रम हो गया। इसके बाद आता है कथन। कथन कि किस विद्वान के द्वारा कौन सा पॉइंट बोला गया, कौन सी लैंग्वेज की। सबसे ज्यादा पेपर में क्रांति से संदर्भ दो कथन आते हैं। एक तो अंग्रेजों को मीठा ठग किसने कहा, अंग्रेज मीठे ठग कवि शंकर दास ने। सबसे ज्यादा पेपर हमारा इस टाइम 2022 के बाद जो पेपर हो रहे हैं उससे पहले आता था आओ अंग्रेजों मुल्क के ऊपर क्रांति के दौरान किसने कहा, बाकी दास ने। और आजकल तक जो नहीं आया, ज्यादातर जो लोग थे वो अंग्रेजों का वफादार रहते थे, राजा और राजकुमार। और हमें पता था कि बिना राजा के सपोर्ट के हम लड़ नहीं सकते, तो अधिकांश जनता अंग्रेजों के वफादार थी और बहुत जनसंख्या क्रांति में भाग ले रही थी। तुम्हारे विद्वान सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण ने भारत की माओ को ललकारा है। मां यानी महिलाओं को ललकारा जो मां भारत में है, जो बच्चों को जन्म देती है, केवल एक ड्रीम दिखाती है जन्म के बाद कि ये भारत है और यही तुम्हारी मां, मेरे बाद अगर कोई मां है तो भारत तुम्हारी मां है। इसके लिए लड़ना और इसके लिए मरना और मारना भी है। लेकिन क्रांति के दौरान दृश्य चेंज हो गया, इस भारत की जमीन का सौदा कर दिया गया। हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ा गौरव फील होता है इस पढ़ाने में, और उससे भी ज्यादा मुझे शर्म आती है जयपुर के कछवावंश को पढ़ाने में। और जयपुर का कछवावंश पढ़ाने इसलिए शर्म आती है कि हमारी नाम, हमारी प्रसिद्धि, हमारे युद्ध थे, हमारी वीरता थी, हमारा युद्ध कौशल था। और जब हम रणखेत करते थे घोड़ों पर बैठकर हमारे राजस्थान के लोग, तो जो भी सामने आता था वो भागने की पहली प्लानिंग कर लेता था कि या शायद इनसे भाग पाए ना भाग पाए। लेकिन जयपुर के राजाओं ने पहली बार जिनसे हम लड़ते थे, जिनसे हमारी सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी, उनसे रोटी बेटी का सौदा कर लिया। उन जयपुर के राजाओं भाग मिले, जिसके कारण हमें जिसे पढ़ाने में शर्म आती है वो यही बन जयपुर का कछवान। और क्रांति के समय वही लोग अंग्रेजों से जा मिले, मुगलों का प्रभाव छूटा तो किसको मालिक बना लिया, अंग्रेजों को। और हमें केवल चीज मोटिवेट की जाती थी भारत हमारा है इसके लिए लड़ना है। लेकिन अधिकांश लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो सूर्यमल मिश्रण ने उन महिलाओं को ललकारा, भारत की महिलाओं को, कि इन बच्चों को जन्म देने से तो आप इनको जन्म ही ना दे, आप अपने बॉडी को, अपने जीवन को, अपने शरीर को खराब ना करें। ऐसे कपूतों को जन्म देकर जो जन्म दिया गया था अपनी वीरता के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, लेकिन वो लोग कर क्या रहे हैं, अंग्रेजों से मिलकर वो हमारी जमीन को दाराशाही करें। तो उन्हें लाइन आती है जन्नी जने कपूत मत चंगो जो उनको। ये आज तक पेपर नहीं है, ये दो मैंने 3 कथन बताए, 2 कथन प्रेजेंट में चल रहे पेपर में, तीसरा वाला कथन बताया नहीं। तो जो लास्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, कथन। खूब सारे कथन है। तो ये क्रांति ओनली 5 मिनट में खत्म हो गई है। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला क्या होगा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कारण कितने टाइप के, 2 राजनीतिक और ठीक है प्रथम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रथम विद्रोह। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्रांति। उसके बाद क्या करेंगे, भारत में पहले मेरठ से 10 में 1857 को, और फिर अपन एंट्री करेंगे। और राजस्थान में क्रांति के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, कथन। ये पूरी क्रांति का एक शॉर्ट फॉर्मेट हो गया। यही होता है स्टेप पढ़ने का। ये छोटे आप छोटी तैयारी करो सीटी वगैरह की तो सीधे पढ़ना होता है। आपको तथ्य याद होने चाहिए कि तथ्य काम करेंगे, अपन तथ्यों पे काम करेंगे। स्टेप पूरा पढ़ने का और एक एक स्टेप को अपन सोल्व करते जाएंगे और पूरी क्रांति लगा। आपको पता कम रहे, स्टेप कम लगे, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार है इनका, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना होता है, बहुत टाइम लगता है। लगभग क्रांति 20 दिन चलती है, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आप देखते 4 घंटे में खत्म होती है नहीं होती है। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, पद। अब देखो सबसे पहले पदों की बात करें तो पद में मैं ये कहूं कि भारत में पूरे में बात करें तो किस पद पे कौन सा व्यक्ति आसीन था। तो अगर हम बात करें क्रांति के दौरान तो पहला स्टेटमेंट आएगा पद का, अधिकारियों का। तो क्रांति के समय पहला क्वेश्चन आएगा ब्रिटेन की महारानी। क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी यानी ब्रिटेन की महारानी कौन थी, इनको मेरे साथ बनाएंगे पर तो सीधे सीधे पता है। इसके बाद हम बात करें सबसे कठिन टॉपिक ये भी जानना, लेकिन मैं उसे इसलिए स्टेप से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ये प्रोफेसर 90% आपको यही याद हो जाएगा क्लास में, 90% यही याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टेप बनाते हैं इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो क्रांति थी भाई, क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये 2 पॉइंट बन गए। इसके बाद हम बात करें तीसरा स्टेप बनता है कि जब क्रांति थी तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये तो सामान्य क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, चौथा बनेगा क्रांति के समय, क्रांति के समय पहले साम्राज्य चलता था मराठा साम्राज्य। मराठों में राजा होता था नाम मात्र का, उसका सारी शक्ति पेशवा में नहीं होती थी। तो चलता था पेशवा में, बाजी मस्तानी में, क्योंकि उसमें पेशवा ही तो था वो, तो राजा नाम मात्र का होता था मराठी, लेकिन उनका सर्विस पूरी शक्ति पेशवा में नहीं होती थी। तो क्रांति के समय भारत का पेशवा, ये पहले पढ़ रखा है टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ा, पढ़ा पहले आपने, ये क्या होता है, ये कौन सी क्रांति हो गई, और किसी तरह से आपने आपने 3 ठीक है। देखो भारत का मराठा पेशवा, तेरी क्रांति लगी है आज ही पता चली है, सबकी क्रांति ऊपर होती है, तेरी क्रांति देखो हैंडल करना चीजों को, जगह चेंज नहीं करनी है। क्रांति के समय पूरा भारत एक बादशाह के लिए आता था, बादशाह कहते बादशाहों की, और पूरा बादशाह नहीं, कौन सा बादशाह वाला, बादशाह, बादशाह नहीं, बादशाह तो अमिताभ बच्चन है उस मूवी में, हम बादशाह की बात करें तो बादशाह होता था पूरे भारत का, मुगल सत्ता का जो राजा होगा वो पूरे भारत का बादशाह होता था। तो क्रांति के समय भारत का बादशाह, बादशाह। अब इसको पहले मैं स्टेप बताता हूं आपको। हमारे भारत में एक वंश प्रसिद्ध हुआ था, मुगल वंश। ये अपन पता मुगल वंश के राजा जो बादशाह कहलाते थे, और ये भारत के नहीं थे, तुर्की थे। अफगानिस्तान से पहली बार आया था बाबर। बाबर के 4 बेटे थे, उनमें से भारत जिसको दिया 4 में से हुमायूं को। हुमायूं का एक ही बेटा था अकबर, मुश्किल से हुआ, एक ही बेगम थी। सबसे बड़ी बात है जो हुमायूं है
हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी से बात में बिलग्राम कन्नौज के 1740 में और भाग गया था। भाग के इसलिए अपने भाई कामरान था, एक अस्करी था, दोनों से मदद मांगी, दोनों ने मदद मना कर दिया क्योंकि अगर तेरी मदद करेंगे तो शेरशाह सूरी की खिलाफत हो जाएगी और शेरशाह सूरी इतना क्रूर राजा है वो किसी को नहीं छोड़ेगा तेरी मदद करने में। तो जब से कहीं मदद नहीं मिली, एक व्यक्ति था मालदेव, राव मालदेव मारवाड़ का, उसने कहा मैं मदद करूंगा, मेरे पास आइए, लेकिन हमारे को विश्वास नहीं हुआ और अपने सबसे छोटे भाई हिंदाल के पास लगा ईरान। और हिंदाल के पास जाकर मैं इसलिए शरण ली थी ईरान में, वहीं एक महिला से इसका कांटेक्ट हो गया, पढ़ते पढ़ते क्लास में जाता था, मीरा में गुरुजी थे, उनके यहाँ सिटी भर्ती आई थी, एग्जाम था, एडमिशन ले लिया और उसमें एक महिला पढ़ती थी अमीना बानो बेगम और मायूं ने पढ़ते पढ़ते कांटेक्ट कर लिया, पता ही नहीं चला और उसे शादी कराया। उस दौरान जब कुछ नहीं था और उसे लेकर आया, उसे पुत्र हुआ उसी निर्वासित समय में अकबर का और उसे बादशाह बनाया गया। अकबर का भी एक बेटा था, इसकी 3 बेगम थी, बेगम नहीं थी जहांगीर, 3 बेगम थी लेकिन संतान किसी से नहीं हुई थी, संतान हुई एक ही बेगम से जहांगीर। ये नशेड़ी पूरे दिन साहब के नशे में रहता था, हर दिन एक नई महिला पसंद आ जाती थी, जब भी घर से निकलता किसी को देखता हुआ पसंद आ जाता, जाकर अकबर से कहता पिताजी करवा दो शादी, करवा दो से अभी देख के आया हूं। अब अकबर कहता डेली करवाऊंगा तुझे, डेली बस एक तू नशे में रहता है, शराब के नशे में रहता है पूरे दिन, तू सोच सकता नहीं है और जब भी जाता डेली एक नई महिला का नाम लेकर आता, आधार कार्ड साथ लाता ही है, पूरा ऐसे बात करोगे वालों से डेली कितनी शादी करवाऊंगा। जब ये बातें पार हुई तो महिला से नाच गाने वाली पसंद आ गई, मेरे में अनारकली हट करने लग जाता, चाहिए वही चाहिए, उसी से शादी करवाओ। अकबर ने कहा मैं जेल लाई हूं, तू मेरा बनने वाला सम्राट है, मेरा अवतार करिए और तेरी शादी नाच गाने वाली से करवाऊंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी, क्या कहूंगा लोगों से, तो मैं नहीं करवा सकता। वो कहता क्या करूं, बस इतनी गंभीर सोते जब नारकली दिखती है, आंखें बंद करता हूं तो नारकली, खुलता हूं तो नारकली और हाथों तक आपको देख रहा हूं, आपने देखा नारकली दिख रही है। तो ये बताते कौन समझ गया, इसलिए गंभीर हो सका आप राज्य पर जाइए, बात करके रखूंगा। जहांगीर खुशी खुशी 3 दिन के समय को एक दिन में प्रत्येक करने की कोशिश करता है क्योंकि वापस जाऊंगा तो नारकली मिलेगी, लेकिन पीछे से कोने से जिंदा दीवार पे चढ़वा दिया, तो जिंदा बचेगी कितने बाद मरी। जहांगीर घूम घाम के आया, कहता काम लेगी नारकली, कोने का तो चली छोड़ गया। वो कहती मैं किसी सलीम को नहीं जानती, वही सलीम के नारकली है, मैं तो जानती नहीं किसी को। तो कहता ऐसे कैसे चली, बात नहीं की थी, लेकिन मैं सलीम से मोहब्बत नहीं करती। तो ये बताते हैं कि उनके उर्दू शब्द चलते फारसी शब्द। तो जब भारत छानबीन करता है तो किसी ने बताया कि मैं आपका वफादार हूं, मैं आपको सच बताता हूं, दीवार में चढ़वा दो, मर गई। तो उसने कहा जिस दिन मरेगा दीवार फड़वाऊंगा, अनारकली को निकल पाऊंगा बाहर। मरने के दौरान तो उसे देख सकता हूं, जीते जी उसे बात नहीं, लेकिन मरने के बाद तो उसे कुछ चर्चा कर सकता हूं। तो दीवार फड़वाता निकलवाता है, लेकिन उसको चेहरे को देखकर इतना मोहित था वो कहता है कि मैं केवल मेरी एक इच्छा थी कि मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं उसके अंतिम समय में मैं उसके साथ रहूं, लेकिन अफसोस ईश्वर ने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं उसे अंतिम क्षणों में देख पाऊं। और उसकी मृत्यु के बाद से लाहौर ले गए, लाहौर की कब्र बनवाई और कब्र पर जहांगीर ने एक लाइन लिखवाई, उसमें लाइन लिखवाती है कि अगर मैं अपनी प्रेयसी को अपने अंतिम क्षणों में देख पाता, यानी मैं अपनी प्रेयसी अनारकली को अंतिम क्षणों में देख पाता, तो मैं कयामत के दिनों में, संकट के दिनों में भी अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को धन्यवाद देता। लेकिन मुझे इस चीज का हमेशा शिकायत रहेगी ईश्वर से कि मैंने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं अपनी प्रेयसी के अंतिम क्षणों में उसके साथ रह सकूं। और जहांगीर के 5 पुत्र, उनमें सबको परास्त करके राजा बनता है खुर्रम, और खुर्रम ने अपना नाम रख लिया शाहजहां, ऐसा शहंशाह जो पूरे जहां का एक है शाहजहां। शाहजहां के भी 4 बेटे, शाहजहां की मैडम का नाम था, आपने क्या नाम सुना, मुमताज, मुमताज का नाम था अर्जू बंद बानो बेगम, नाम क्या था। अब आपसे कहते हैं कि मुमताज की याद में क्या बनाया, ताजमहल। अर्जू बंद बानो बेगम तो उसका रियल नाम था, लेकिन मुमताज मरी, उसकी कब्र बनाई, कब्र पर ताजमहल बनवाया, तो मरी क्यों, इस तथ्य तक कोई पहुंचा ही नहीं। मरी भी इसी के कारण थी शाहजहां के, अगर ये चाहता तो शायद नहीं मरती। फिर ये कैसे मरी, क्योंकि उस मुमताज से कंटिन्यू 13 बच्चे हुए, सफलतापूर्वक हो गए। 14वें बच्चे को जन्म देते समय एम्बुलेंस लेट हो गई, मर गई। अगर शाहजहां 13 बच्चों पर रुक जाता, तो जिंदा होती, मरने का कारण भी कौन है, तो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। सबसे बड़ी बात है मुमताज मरी, 14 में से 7 और लड़के, शेष कितने बचे, किसकी मेहनत पे पानी फेर दिया शाहजहां, 7 और मर गए, 4 बेटे और 3 बेटियां, 7 जने जिंदा बचे। और सबसे बड़ी बात है उनमें से एक औरंगजेब बाकी सबको लड़का देता है, किसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। ये कहता था 14 थे, औरंगजेब कहता कितने हैं, 1, सबको खत्म कर दिया। तो इसके बाद एक ही जिंदा बचा, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर के बाद जादर, जादर के बाद फर्रुख सियर से कल मैंने बताया 2 in 1 मोहम्मद शाह, रंगीला नहीं, रंगीलो नहीं, रंगीला वो जरूरी थोड़ी लगाना, आलमगीर, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर सेकंड, फिर जाके बना बहादुर शाह सेकंड, और फिर आगे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने इस बहादुर शाह से पद छीन लिया, यानी इसको घोषणा कर दिया आज कोई बादशाह नहीं बनेगा। ये मुगल वंशों का पूरा क्रम है। एक बार देखो पहला कौन है इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां जादर, 9वां फर्रुख सियर, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। अब मैं आपको अंतिम बादशाह बताओ, तो बाद में कुल कितने बादशाह हुए, 15 बादशाह हुए, 17 2 महीने उड़ा दिए, इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल 3 महीने का था, एक का 3 महीने का, एक का 2 महीने का। रफीउद्दौला और रफीउद्दौला वो दोनों इसके बीच में आएंगे, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के बीच में, इनके बीच में 2-2 3-3 महीने का कार्यकाल था। तो मुगलों के कुल कितने बादशाह हुए, 17। मैंने आपको कितनों का क्रम लिखा है, सबका कार्यकाल है 1526 से लेकर 1857 तक ये राजा रहे बादशाह, ये कहलाते थे पूरे भारत के बादशाह। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं कि भारत का बादशाह की क्रांति के समय कौन था। अगर हम बात करें क्रांति के समय, तो ये था, और इसके समय अंग्रेजों ने कर दी थी एंट्री, और ये ऐसा कमजोर राजा था कि अंग्रेजों को ये दमन नहीं कर पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने इसके काल में अधिकार कर लिया था दिल्ली में, अहमद शाह आलम के काल में 1764 के बक्सर युद्ध में। बंगाल और अवध के राजाओं को मिक्स करके, बंगाल और अवध के राजाओं को हराकर और शाह आलम को हराकर अंग्रेजों के सेनापति थॉमस मुनरो ने पूरी की पूरी सत्ता दिल्ली और कलकत्ता पर स्थापित कर दी। आज के बाद पूरा भारत हमारा रहेगा। तो ये एक दिन की क्रांति नहीं है, ये 1857 में हुई, ये क्रांति है 1757 के प्लासी युद्ध से 1857 तक अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया, जो दमन किया, वो गुस्सा है जो फूट कर चिंगारी के रूप में आया, और चिंगारी देने वाला मंगल पांडे पहली गोली चलाकर चिंगारी दी, और जिसे हमने रूप दे दिया क्रांति का। ऐसा पल जरूर हुए, लेकिन हमें पहली बार लड़ने की हिम्मत आई अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा पल हो गया में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें लड़ने की हिम्मत आ गई कि हम लड़ सकते हैं, हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, इतनी क्षमता में है। लेकिन हम परास्त हुए क्योंकि हमारे राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया। इस पूरे प्रक्रम में अगर हम बात करें, तो मैं आपसे कहूं, ये विदेशी थे मुगल। सबसे पहले बाबर आया था, बाबर भीख मांगता था काबुल में, और भीख मांगता था। ये अपनी जीवनी इसकी तुझे के बाबरी या बाबरनामा, उसमें बताता है मैं वहां भीख मांगता था, और ये बताते तो किसी ने बताया कि आप तो मुगलों के ये कह सकते हैं के बेटे हो, आप जाइए भारत के लिए, आपके लिए उपयुक्त जलवायु है। तब भारत आया, और एक जो काबुल में भीख मांगता था, भारत की कमजोरी का फायदा उठा के स्थापित हो गया। कोशिश की इब्राहिम लोदी ने, उमर गया, क्योंकि पहली बार तोप लेकर आया था भारत में। हमारे लोग तलवार बालों से लड़ते थे, ये तोप लेकर आया, अब तोप चलेगी तो तलवार मिलेगा ना, तलवार वाला मिलेगा। तोप के सामने तलवार वाले कहां टिक पाएंगे। और 2 तोप जीते बाबर के, अली और मुस्तफा। इतना ऐसा निशाना था, उनकी तोपों का निशाना कभी चूकता ही नहीं था, सटीक निशाना था। इतनी तोपें दागी गई दोनों तोपचियों द्वारा, पूरी की पूरी खानवा युद्ध में सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी पानीपत में सेना सबकी सब ध्वस्त कर दी। तो इसलिए बाबर इतना प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि तो पहले नया टेक्निक लेकर आया, पहली और नई टेक्निक थी तोपें, बंदूकें, बारूद, गोला। इस पद्धति को कहते हैं तुलगमा पद्धति,
जोजविक जाति से ग्रहण करता है। अब अपन रिटर्न आते हैं क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति के समय भारत का मराठा पेशवा था नाना साहब। और मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। जफर इसकी उपाधि की उर्दू का शायर था। ऐसा अगर बनाऊंगा एक तरफ महफिल हो, एक तरफ गजल की गायकी हो, एक तरफ मैखाना हो, एक तरफ गजल की गायकी हो, कि मैं एक साइड में तो शराब की पूरी व्यवस्था हो मदरा की, एक तरफ लड़काओं के डांस करने की व्यवस्था हो। तो ये इसकी शायरियां थी। तो ये बताया जाता है बहादुर शाह जफर। जफर इसकी उपाधि थी, रियल नाम था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड इसे अंतिम बादशाह घोषित किया गया था। वो राजनीतिक कारणों में अपन पढ़ेंगे, ये पद माइंड में बिठा लेना। पामस्टन वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। और मैं कहूं क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन सी थी? विक्टोरिया। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस समय तक वायसराय शब्द नहीं आया था। वायसराय क्रांति खत्म होने के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा इस पद को खत्म करके गवर्नर जनरल की जगह पद लाया गया था वायसराय। इलाहाबाद में घोषणा हुई थी। क्रांति के समय भारत का मराठा पेशवा कौन था? नाना साहब। और क्रांति के समय भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। अब अपन बात करें, ये जफर है, जफर जफर उर्दू का शायर होने के कारण इसको नाम मिला। अब ये तो हो गए कैरेक्टर, पद हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण पहले कि क्रांति के कारण क्या थे। आपको क्या बताया जाता है राजनीतिक कारण क्या था? कारतूस, एनफील्ड राइफल्स वो थे। लेकिन हम थोड़ा आगे हटके पढ़ेंगे कि रियल कारण जरूर था, उसको कारण नहीं कहते, उसको कहते तात्कालिक कारण। जो कारण है क्रांति का वो कहलाता तात्कालिक कारण। प्रॉपर कारण नहीं था। तात्कालिक कहते हैं तुरंत होने वाली ऐसी घटना जिसके कारण हमने विद्रोह किया। तात्कालिक यानी तुरंत होने वाली घटना। मंगल पांडे ने गोली चलाई, वो इन कारतूसों के कारण चलाई, तो तात्कालिक कारण हो गया कि पांडे ने गोली चलाई। लेकिन मुख्यतः जनता के दिल में एक दिन का गुस्सा नहीं था, वो गुस्सा बहुत सालों का था, वो भड़का था, तब क्रांति बनी। नहीं तो और भी कोई आवाज उठा सकता था। वो लोग तैयार बैठे थे क्रांति के लिए। वो मंगल पांडे ने केवल चिंगारी दी थी। अब इस कारण से अपन कारण पढ़ेंगे। अभी बताओ, इससे चले आगे, ये बन गया ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप है इसको क्रांति को पढ़ने का। क्रांति के कारण, क्रांति के कारण। और ये आप ध्यान रखोगे क्रांति के कारण को लेकर। क्रांति के दो टाइप के कारण पढ़ेंगे अपन, दो कारण पढ़ेंगे क्रांति के। और दो कारणों में लेकर अगर हम बात करें तो एक तो आएगा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, और एक आएगा तात्कालिक कारण। दो हो गए। एक कारण आर्थिक भी और धार्मिक भी है, लेकिन वो आपको सर स्ट्रीम इंडिया स्ट्रीम में पढ़ा देंगे, इसलिए क्योंकि अपने को मेन चीजें पकड़नी इस टाइम। और राजनीतिक कारण में मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा पढ़ने के कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण में बात करेंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें अंग्रेजों ने राजाओं को हस्तक्षेप किया रियासती काम में या हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, वो राजनीतिक व्यवस्था है। सबसे पहले क्या था? मान लो कोई रियासत है भाई, ये रियासत है और इस रियासत का एक राजा है, एक राजा। राजाओं की पावर क्या थी? राजाओं की शक्ति थी उनकी सेना, उनके हथियार, उनका युद्ध कौशल। ये हमारी पहचान भी थी, हमारी पावर भी थी, सब चीज हमारे पास, सेना, हथियार और हमारा युद्ध। ये हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। राजाओं को कभी युद्ध से डर नहीं लगता था। राजस्थान के राजाओं को, भारत के ले लो, राजस्थान के ले लो, लड़ने के लिए आगे रहते थे। अब यहां क्या हुआ? अंग्रेजों को पता था इन राजाओं को कैसे अंडर में लिया जाए, कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? राजाओं ने, अब जियो है ना, जियो ने अंग्रेजों को इसी मॉडल पे काम किया। पहले आदत डालो, फिर मजबूरी बन जाओ, और फिर आपके अलावा उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ही हो जो उनके लिए रहोगे, सब भगवान बन के। ये अंग्रेजों का मॉडल था जियो। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया अंग्रेजों की पावर क्या है? सेना, युद्ध, जिनके कारण की प्रसिद्धि है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने राजाओं से सलाह मशवरा किया और राजाओं को एक प्रपोजल दिया। राजाओं को प्रपोजल क्या दिया कि भाई आपकी 3-4 रानियां होती हैं, खूब सारे बच्चे होते हैं, आप युद्ध में जाते हो, तो ये फिक्स नहीं युद्ध से आप जिंदा लौट के आओ ना हो, कोई फिक्स नहीं है। तो हम अंग्रेज आपके लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोजल ये, किसी भी रियासत के राजा को युद्ध लड़ने के लिए युद्ध भूमि में जाने की जरूरत नहीं है। आपके बिना जाए आपको युद्ध लड़ा जाएगा आपकी तरफ से, और हम अंग्रेज आपको किराए पे देंगे सेना। तो आपको तो सेना की सैलरी नहीं देनी अपनी सेना की मंथली, ना उनके रहने का खर्चा, ना उनके हथियारों का खर्चा, ना कोई खर्चा ही नहीं आएगा। जब जरूरत पड़े आपको युद्ध की, तभी आप एप्लीकेशन लिख दें और किराया डाल दें सेना का, कितनी सेना चाहिए, रेंट दें, आपको रेंट पे सेना मिलेगी। युद्ध खत्म, सेना सैनिक अपने घर चले जाएंगे, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी। तो ये आपको किराए पे मिलेगी। अब राजा दिमाग लगाने लगे, हमारी सेना जाती तो हमें जाना पड़ता है, और युद्ध से हमारा जिंदा बच के आना कोई फिक्स नहीं है। और फिर खर्चा देखो, सेना रहती है, उसका खाने का, रहने का, पीने का, सैलरी का इतना खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों बैन करना? डेली तो युद्ध होते नहीं कि सेना रखे, युद्ध होता है कोई साल में, 2 साल में 1-2 बार। तो उसके लिए तो हमें इमरजेंसी में सेना मिल रही है, तो क्यों फालतू का खर्चा करना? तो राजाओं ने क्या किया? सेना तैयार करना बंद कर दिया। अपनी पर्सनल सेना जो इनकी पावर होती थी, उस सेना का संगठन बंद कर दिया कि सेना की कोई जरूरत नहीं, रेंट पे सेना लेंगे। और रेंट पे सेना लेने लगे। अब युद्ध धीरे धीरे बढ़ने लगे, और ये जो कमजोरी थी ये सामने आने लगी। अब मान लो एक बार युद्ध ले लिया तो सेना की तो भर्ती बंद कर दिया, तो ये तो रहेंगे नहीं। अब अचानक कोई युद्ध हो जाए तो राजा के पास अपनी सेना नहीं है, राजा किस पे डिपेंड हो गया? पूरी तरह से डिपेंड हुआ नहीं हुआ। पहले प्रलोभन दो, पहले आदत डालो, उसके बाद मजबूरी बन जाओ। ये अंग्रेजों का मॉडल था कि कैसे करना है। पहले लोगों की स्थिति को भापो। पहले उन्होंने बहुत साल तक स्थिति को भापा। इन्होंने 1600 ईस्वी में आए और 1600 से लेकर 1798 ईस्वी तक पहले तो उन्होंने स्थिति को देखा कि भारत को कैसे तोड़ा जा सकता है। भारत की पावर है, उनके राजा, उनकी सेना, पहले वहां आघात करो। राजा हमारी तरफ आ गए तो हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? किराए पर सेना देने लगे, तो इन्होंने इनकी जो शक्ति तो छीन हो गई, जिसके लिए जाने जाते थे वो तो खत्म हो गया। अब बात आती है, अचानक किसी ने आक्रमण कर दिया, राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन एक इनको पत्र लिखो अंग्रेजों को। अब अंग्रेज मजबूरी बन गए, तो अंग्रेज अपनी स्थितियों को, अपनी मांगों को आरोपित थोपने लगे। अंग्रेजों ने एक नई नीति और लागू कर दी, हम आपको सेना देते हैं, आपके लिए लड़ते मरते हैं, तो हमारी एक और शर्त बना दी जाए कि आप किसी भी राजा से बात करने से पहले अंग्रेजों को उसकी अवगत कराएंगे। आप किसी विदेशी व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो अंग्रेजों को अवगत कराएंगे, यानी अंग्रेजों के बिना पूछे ताछ आप कोई काम नहीं करेंगे। हस्तक्षेप हो गया, इसको कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप। आज तक नहीं था, इसलिए अंग्रेज डरते थे। अब धीरे धीरे एंट्री करने लगे। और जो किराए पर सेना थी इसको कहते हैं सहायक संधि, इसको एक नाम देते हैं सहायक संधि। और ये जो सहायक संधि की जो बात है, ये सहायक संधि 1798 में चलाई गई थी, और ये चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि चलाई, और सहायक संधि में सबसे पहले सहायक संधि करने वाली भारत की रियासत थी हैदराबाद। पहली कौन सी थी भाई? हैदराबाद। लेकिन बात तो राजस्थान की करेंगे, और राजस्थान में सबसे पहले संधि की थी भरतपुर ने। ये भरतपुर ने की थी 29 सितंबर 1803 में। यहाँ का राजा था रणजीत सिंह, जिसने संधि तोड़ दी थी, और ये मराठा था, लाल लेक उसे शरण देती थी अंग्रेजों के खिलाफ जाके। वो आगे पढ़ेंगे। और विस्तृत संधि अगर आपसे पूछे तो विस्तृत संधि की थी अलवर ने 14 नवंबर 1803।
यहाँ का राजा था बख्तावर सिंह। तो किराए पर सेना देना स्टार्ट। अब सारे लोग मुझे एक बात बताओ, राजनीतिक कारणों में पहला कारण क्या पढ़ेंगे अपन? सेक्स। मैंने आपको बताया कारण आर्थिक भी है, आर्थिक में स्थायी बंदोबस्त और रैयत वाली दो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो आर्थिक कारण में उनको इसलिए नहीं करा देंगे, शराब को स्त्री में पढ़ा देंगे उनको। और भी धार्मिक कारण है, हम पहले महिलाओं को अधिकार था पति के मरने के बाद आपको सती होना है, लेकिन राजा राममोहन ने ब्रिटेन से पढ़ के उन्होंने उनकी आंखों के सामने की भाभी सती हो गई, उस दिन उन्होंने कसम खाई बात की किसी महिला को सती नहीं होने दूंगा, और सती प्रथा अधिनियम लिया 1829 में। विधवा महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, तो 1856 में लिया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कि आज के बाद विधवा महिला दूसरी शादी कर सकती है। और हमारे लोग मानते थे कि हमारी रीति रिवाजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे दुश्मन है, तो वो कारण वो शराब को पढ़ा देंगे। अपन मेन चीजों की बात कर लेते एक बार। तो सहायक संधि भाई 1798 में राजस्थान में किसने की पहली बार? भरतपुर ने। और अलवर में बिस्तरत किसने की थी? अलवर ने। इस कंडीशन को लेकर अगर हम बात करें तो भरतपुर ने एक संधि तोड़ दी थी। भरतपुर ने कैसी संधि तोड़ी? जैसे राजस्थान में पतंगाकार और ये एमपी से होलकर था, लाडलेक नाम का अंग्रेज अधिकारी था, और ये पीछा अंग्रेज अधिकारी था लाडलेक, और लाडलेक मराठों के पीछे छोड़ा गया सेनापति था, और ये होलकर का पीछा कर रहा था। होलकर नाम का एक मराठा था जो युद्ध में हार जाता है। लाडलेक पीछे सेना लेकर किसका पीछा कर रहा था? होलकर का। होलकर जान बचाने के लिए राजस्थान की तरफ भागा, और राजस्थान में पूर्व दिशा से मजबूत रियासत थी भरतपुर, और भरतपुर में एंट्री कर गया। भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह जो था उससे इसलिए रिक्वेस्ट की होलकर ने कि मैं मदद मांगने आया हूं। मैंने सुना है कि भरतपुर की जो रियासत है, जाट वंश के जो राजा हैं, उनके पास अगर कोई आए मदद मांगने तो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, और मैं मदद मांगने आया हूं, इसलिए मदद मांगने आया हूं क्योंकि आपके यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और आप कभी भी कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद करते हो। तो मैंने इतनी बात सुनी आपके वंश के बारे में, आपके पूर्वजों के बारे में, तो बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं मारा जाऊंगा। उम्मीद लेकर आया हूं, और उम्मीद लेकर आने वाले को आप खाली हाथ नहीं लौटाते, तो आपसे उम्मीद है। तो बताते इस कंडीशन में रणजीत सिंह से ने होलकर को एक वचन दिया, मैं आज रणजीत सिंह एक अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर एक वचन देता हूं कि मेरे जीते जी और भरतपुर का जब तक एक बच्चा भी जिंदा है तब तक पूरी अंग्रेजी सत्ता क्यों ना आ जाए, होलकर का बाल भी बाका नहीं कर सकती, जब तक हमारी रगों में खून की अंतिम बूंद भी बहेगी, अंतिम सांस जब तक चलेगी, जब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर गेस्ट रूम में आप रेस्ट कीजिए, आपके और अंग्रेजी सत्ता के बीच में पूरी भरतपुर रियासत रणजीत सिंह खड़ा हुआ है, हमें खत्म करने से पहले अंग्रेज आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरा वचन है, ये इस वंश के पूर्वजों को साक्षी मानकर वचन दिया, वचन के पक्के होते राजस्थान के राजा। होलकर बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि मुझे मारने के लिए पहले इनसे गुजरना होगा। चारों तरफ के गेट बंद करवा दिए, लाडलेक आया, और लाडलेक ने पूरे भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को घेर लिया, पूरे दुर्ग को घेर लिया। उद्देश्य क्या था? होलकर को प्राप्त करना। आपको पता, पुरानी जब मूवी आती थी, पुरानी पिक्चरें आती थी, पुरानी पिक्चरों में एक सीन हमेशा होता था कि जो हीरोइन होगी वो पैसे वाले व्यक्ति के घर में जन्म लेगी, और जो हीरो था बेचारा हमेशा गरीब घर में झोपड़ी में जन्म लेता था। फिक्स स्टोरी। दूसरी स्टोरी देखो, ये पिक्चर का फिक्स है, ये स्टोरी रहेगी। दूसरी क्या होगी? लास्ट में वो कितने भी पैसे वाला क्यों ना वो मान जाता था कि मेरी बेटी की शादी झोपड़ी में होगी। एक सीन और था, प्रत्येक पिक्चर में एक सीन और आता था किडनैपिंग का। कहीं गुंडे किसी घर में जाकर किसी परिवार को बंदी बना लेते थे और मांग रखते थे कि हमारी शर्तें पूरी करो, तो पुलिस आती थी, पुलिस आके घेर लेती थी, और जब सब कुछ हो जाता था तो लास्ट में एक लंबी क्या कर रहे हैं कोई ना, इसी से पढ़ ले, कॉपी चेक कर रहा है जंडू, यहाँ देख, सुनेगा तो ज्यादा, तो गजा की चेक कर लेना, सेम चल रहा है, इसलिए मैच कर रहा है, मैं ही कराया मैच तो आराम से। अब देखो, कोई बात नहीं, पहले खत्म कर दिया। तो ये बताते, एक सीन और आता था मूवी में, एक फिक्स था किडनैपिंग का, तो वो अपनी शर्त रखते थे कि हमारी शर्तें पूरी कर दो, उनको छोड़ देंगे, तो पुलिस आती थी, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती थी, तो सारे काम हो जाते थे। लास्ट में गाड़ी आती थी लंबी सी व्हाइट कलर की, पुराने जमाने की, वो गाड़ी आके रुकती है, पुलिस के अंदर दौड़ता जाता, गेट खोलता, उसमें से एक पैर बाहर निकलता, पहले एक सीन है पिक्चर का, पहले पैर बाहर निकलता, पीछे पुरानी मूवियों को देखना, फिर एक व्यक्ति निकलता जिसका इतना साइज होता था, इतना मोटा होता था, दौड़ता हुआ पुलिस के अंदर माइक लेकर आता था, दौड़ता हुआ कि सर आप बोलिए क्या कहना है। वो कहता था आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को मारिए। पिक्चर सीन पुरानी पिक्चरों में यही था, एक मोटा सा आता था, वो ये कहने का तुरंत गाड़ी में बैठ के वापस चला, कहने आता था, सीन पूरी पिक्चर एक ही बात दिखाते थे उसे, जो माइक में बोलने आता था। तो ये हुआ, लाडलेक ने पूरे के पूरे किले को घेर लिया, और लाडलेक ने घोषणा की रणजीत सिंह हमारा विद्रोही हमें सौंप दो, नहीं तो इतनी तोपें दागी जाएंगी, इतने गोले बरसाए जाएंगे लोहागढ़ दुर्ग पर कि ईंट से ईंट बचा दी जाएगी, पूरे लोहागढ़ दुर्ग की कुछ शेष नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा ध्वस्त कर देंगे किला, और पूरी रियासत तहस नहस कर देंगे। आपको से शरण देना इस संधि को तोड़ना माना जाएगा, अंग्रेजों की खिलाफत करना माना जाएगा, और इसका एक ही सजा है, आपकी रियासत को समाप्त करना। फिर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए आप हमारा विद्रोही होलकर में सौंप दो। जब एक आ गया तो रणजीत सिंह छत पर आता है, और रणजीत सिंह माइक लेकर कहता है मैंने होलकर को उसकी सलामती का वचन दिया है, और भरतपुर रियासत के राजा अपनी जुबान के वचन के पक्के होते हैं। अगर होलकर चाहिए तो आपको भरतपुर रियासत का एक बच्चा मारना होगा, जब तक हमारा एक छोटा बच्चा भी जिंदा है आप होलकर प्राप्त नहीं कर सकते। पहले आप भरतपुर विजिट करो, भरतपुर के लोगों को मारो, तो ही आप होलकर मिल सकता है। हमारे जीते जी आपको होलकर नहीं मिलेगा, आपको जो करना कर लो, क्योंकि आपसे की हुई वादे से पहले मैंने होलकर को वचन दे दिया उसकी सलामती का, और मेरे जीते जी होलकर और आपके बीच में पूरी पूरी भरतपुर रियासत लोहागढ़ दुर्ग, और रणजीत सिंह अपने लोगों को लेकर खड़ा है। अगर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो होलकर तो कर लो। तो ये सुनने के बाद कंफर्म हो गया अंग्रेजों के साथ नहीं रणजीत सिंह, इसलिए संधि तोड़ दी गई थी। कौन सी संधि है? इसलिए बिस्तर संधि वाला इसलिए किसको माना जाता है? और ये बताते लाडलेक ने इतने गोले बरसाए इस दुर्ग पर, इसके चारों तरफ झीलें मोती जी लोहागढ़ दुर्ग के, इतने गोले बरसाए गए, वो गोले जाते पूरी स्पीड में और जाकर लोहागढ़ दुर्ग की जड़ में जाते, और जड़ में जाकर दस्त हो जाते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जितना अमीशन था, जितने गोले थे सारे बरसा दिए, पूरा मिशन खत्म हो गया। और एक सैनिक आता लाडलेक के पास, कहता है लाडलेक हमारे पास जितना गोले बरसाने थे बरसा दिए, लेकिन हम दीवार की एक ईंट को भी इधर से उधर नहीं कर पाए, इसलिए मुझे नहीं लगता हम लोहागढ़ जीत पाएंगे। अब समय आ गया, हम लौट चले, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, क्योंकि इज्जत खराब हो कि हम हार का मुंह देखकर जाओ, पहले हम पहले पहुंच जाए, हम बहाना लगा देंगे कि अमीशन खत्म हो गया। लाडलेक समझ गया कि इतने दिनों बाद जब दुर्ग नहीं जीता तो आगे भी नहीं जीता, आगे तो सैनिक भी थक गए। तो ये जाते जाते एक लाइन बोलकर जाता है, मैं लाडलेक, मैंने भारत के इतने बड़े, इतने प्रसिद्ध, इतने मजबूत किलों को ध्वस्त कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को विजित करता हुआ, लेकिन मैं छोटे से किले लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाया। और वो जाते जाते बोलता है, मैं अंग्रेजों की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता लोहागढ़ दुर्ग की दीवारों में दब कर गई, इसकी प्राचीरों में दब कर गई, इसकी दीवारों पर हमारा सम्मान, हमारी वीरता बोनी साबित हुई। और ये बताते हैं ये जो किला था इसको ना जीत पाने के कारण विस्तृत संधि किसकी मानी जाती है? अलवर की। तो युद्ध हुआ था 1805 में, और ये बताया जाता है इस संधि को अपन नाम क्या देंगे? सहायक संधि। और ये चलाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब की बात है? 1798। तो पहला भारत में करने वाला हैदराबाद, उसके बाद राजस्थान में पहली किसने दी? भरतपुर ने, और विस्तृत किसने की थी? अलवर ने। ये पहला एजेंडा है। लेकिन लगभग राजा जो थे इस संधि के अधीन धीरे धीरे होते जा रहे थे, लेकिन कुछ राजाओं ने संधि को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली तो युद्ध हो नहीं रहे, दिल्ली युद्ध नहीं हो रहे, दिल्ली सेना की जरूरत नहीं है, इसलिए जितना काम पड़ता राजा उतनी बारी अंग्रेजों को याद करते। तो पहला जो रीजन है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारणों में सबसे पहले एक संधि पढ़ेंगे, सहायक संधि। सहायक संधि, और ये जो सहायक संधि है आपसे पूछा जाए किसने चलाई
सहायक संधि चलाई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने अगर मैं कहूं भारत का पहला ऐसी रियासत जिसने संधि की तो हैदराबाद का निजाम, ये बनाते चलेंगे मेरे साथ? क्या हो गया? भारत में सर्वप्रथम संधि की, भारत में सर्वप्रथम संधि की हैदराबाद ने 1798 में। और हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में संधि की, और राजस्थान में जो संधि की गई थी तो सर्वप्रथम की बात करें तो भरतपुर, सर्वप्रथम की भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को, राजा का नाम क्या था? रणजीत सिंह। इसके लिए नहीं, रूडियार्ड किपलिंग के जो स्टेटमेंट, तारागढ़ अजमेर और एक मेहरानगढ़, दो के लिए ही स्टेटमेंट। इसके लिए कहावत है 8 गोरे 9 फिरंग, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। तो चूरामन ये गोखला और राजाराम के लिए कहा गया ये बात। हाँ, अपना कुल भी भैया सिलसिलेवार ये, और इनको उपाधि दी गई थी फौजदार की। फौजदारी ने मुगलों को कहीं खोपड़ी फोड़ने की जरूरत पड़ती थी, किसी को पिटवाना था, किसी को फोड़ना होता था, तो इन भरतपुर के जाटों को बुलाते थे, इसलिए इनको फौजदार, केस होते ना फौजदारी, इनके ज्यादा मिलते थे भरतपुर वालों के सबसे ज्यादा, इसलिए इनको उपाधि देती थी मुगलों ने फौजदार की, तो इनको ही फौजदार कहते हैं। एक ही तहसील है कुम्हेर तहसील भरतपुर में, जो इनकी है पूरी की पूरी। विस्तृत संधि की अलवर ने, अलवर ने की थी 14 नवंबर 1803, और शासक था बत्तावर सिंह। लेकिन अंग्रेजों को संधि में कमियां लगी, और जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली ने पद छोड़ा 1805 में संधि को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया तो जो नया अधिकारी आएगा वो अपने अकॉर्डिंग लाएगा। यहां सबसे बड़ी बात क्या थी? ये जो क्रांति थी, क्रांति होनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अंग्रेजों ने भेदभाव कर रखा था। और जो सेना तैयार करते थे, अंग्रेज जो सेना भर्ती करते थे उसमें अंग्रेजों को लेते थे, भारतीयों को लेते थे, और भारत में 2 जाति, हिंदू और मुस्लिम दोनों को भर्ती करते थे। और जब युद्ध की बारी आती थी तो भारतीयों को युद्ध में रखते थे आगे, और अंग्रेजी सैनिकों को रखते थे पीछे। जैसे पहले कौन मरेगा? आगे वाला, पीछे वाला? तो मरेंगे पहले भारतीय, तो अंग्रेज बच जाएंगे, तो आगे लड़ने के लिए उनको दर्जा दिया जाता था। लेकिन जब सैलरी बढ़ती थी, वेतन बढ़ता था, तो लाइन में सबसे आगे रहेंगे अंग्रेज और भारतीय रहेंगे पीछे, और आधी सैलरी मिलेगी। तो इतना भेदभाव, मरने के लिए आगे हमें सैलरी हमसे डबल दी जाती है, पहले दी जाती है। दूसरी बात यह, भेदभाव यहीं तक नहीं था, भेदभाव यहां तक था कि कोई अंग्रेज है, ये उसको सबको पता है अंग्रेज है, वो बेशक सफाई कर्मचारी 4th ग्रेड का नौकर है, और भारतीय कोई भी किसी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, जब वो बड़ी पोस्ट वाला भारतीय से निकलेगा और किसी भी निम्न पोस्ट के अंग्रेज को देखेगा, नियम है वो अंग्रेज है, और आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, आपको अंग्रेज को सलाम करके ही निकलना है, क्योंकि उसके माथे पे टप्पा वो अंग्रेज है, और आपके माथे पे टप्पा, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ भारतीय हो तो आपको सलाम करके ही निकलना होता था। ये भेदभाव थे जो सैनिकों में भावना भरे थे अंग्रेजों के प्रति विरोध की। लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं होती थी, जब भी विरोध कोई करता था वो जिंदा ही नहीं बचाता, अंग्रेजों ने जिंदा ही नहीं छोड़ा उसको। अब इस संधि को खत्म कर दिया गया। संधि के बाद एक अंग्रेज अधिकारी नया गवर्नर जनरल बन के आया, उसने अपनी तरह से संधि को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग लागू कर दिया संधि के लिए, रियासतों के लिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सहायक संधि 1798 ईस्वी में चलाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली है, और भारत में सर्वप्रथम संधि करने वाली हैदराबाद रियासत है। कब की थी? 1700, हैदराबाद का राजा निजाम कहलाता था। और राजस्थान में संधि की थी सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने, और कब की थी? 1803 को। राजा कौन था? रणजीत सिंह। और विस्तृत संधि किसने की थी? अलवर ने। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को। राजा कौन था? बख्तावर सिंह। अब ये संधि को इसकी हटने के बाद खत्म कर दिया गया कि इसमें ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो नया गवर्नर जनरल आया, नया व्यक्ति आया। चलेंगे आगे? नया गवर्नर जनरल बनकर आया, नया गवर्नर जनरल, नया गवर्नर जनरल, और नया गवर्नर जनरल आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसको समझो एक बार, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब समस्या क्या थी? अंग्रेज जिससे परेशान थे वो थे मराठा, और मराठों का प्रकोप इतना भयानक था, इतनी लूटपाट मचा रखी थी मराठों ने। मराठों से अंग्रेज भय मानते थे, डरते थे कि मराठों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नर जनरल बन गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब दिल्ली में बैठे हुए थे तो उन्होंने प्लानिंग की कि मराठों के खिलाफ एक ही जाति है जो लड़ सकती है, वो है राजपूत। और आपको पता हो कि औरंगजेब के काल में शिवाजी ने हालत खराब कर दी थी औरंगजेब की, इतनी लूटपाट की, इतनी लूटपाट, 35 किले कब्जे में ले लिए शिवाजी ने। और ये केवल औरंगजेब डरता था शिवाजी से, और औरंगजेब के पास इतने योग्य सेनापति थे, सबको बारी बारी से भेजा शिवाजी को पकड़ने, और बार बार भेजने के बाद भी शिवाजी ने किसी को सही सलामत आने नहीं दिया, किसी से हारे नहीं शिवाजी, सबको पास करके भेज दिया। औरंगजेब टेंशन में आ गया कि लूटपाट को कैसे रोके, सेनापति सेना भेजता तो हार जाती है, क्या सोल्यूशन है शिवाजी का? तो लोगों ने बताया, उसके कुछ वफादारों ने जो से सलाम मशवरा देते थे, आपके सेनापति से कुछ काम नहीं होगा, आप राजपूताना से सेनापति भेजो, राजस्थान का कोई राजा भेजो अभियान पे, और मैं गारंटी देता हूं राजस्थान का कोई राजा आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। तब जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह को भेजा गया था, और मिर्जा जयसिंह ने जब शिवाजी पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और एक संधि हुई थी पुरंदर की संधि, और शिवाजी को आगरा ले आया मिर्जा जयसिंह संधि के तहत, और ये बताते शिवाजी को कैद भी कर लिया गया, 35 में से 23 के लिए औरंगजेब को देने पड़े शिवाजी को। इसका मतलब मराठों से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो राजपूताना के राजा, इसलिए मराठों से सुरक्षा के लिए हेस्टिंग्स ने योजना बनाई, मध्यकालीन जो क्षेत्र है राजपूताना का, उनके राजाओं का एक संगठन बना लेते, उन्हें प्रपोजल देते थे। तो इसने एक संधि का प्रस्ताव दिया, और इसने एक नीति चलाई, और इसने एक नीति चलाई जिसको कहते हैं आश्रित पार्टकव्य की नीति। इस पे जो साइन करेगा वो परमानेंट संधि करता हो जाएगा। आश्रित पार्टकव्य की नीति 1817 में ये चलाई गई। इसके तहत अंग्रेजों ने कहा आपकी सारी शक्तियां हम लेते हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, विदेशी मामलों की जानकारी जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी अंग्रेज लेंगे, और बदले में अंग्रेज आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आपके सारे अधिकार, हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो सारे राजाओं से संधि कर लें, आपको ना कोई खतरा होगा, ना कोई समस्या होगी, हम आपको वचन देते हैं अंग्रेजी सत्ता की तरफ से, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और राजाओं ने इस संधि को ये बताते बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम बात करेंगे राजस्थान की, तो सर्वप्रथम राजस्थान में इस संधि को करने वाली रियासत
और सर्वप्रथम इसमें संधि पर हस्ताक्षर किए करौली ने। 9 नवंबर 1817 को। और यहां का राजा तारबक्षपाल, शासक हरबक्षपाल। देखो आज तक क्वेश्चन क्या आते थे? आज तक क्वेश्चन आते थे कि पहली संधि किसने की? करौली ने। विस्तृत संधि किसने की? कोटा ने। अंतिम संधि किसने की? सिरोही ने। अब यह नई चीज आ रही है आजकल। 1817 में राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों ने संधियां की थी? 1817 में संधि करने वाली रियासतें, तो यहां देखो दूसरी रियासत, दूसरी संधि की थी टोंक ने। दूसरी संधि की टोंक ने 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1817 को शासक अमीर का भंडारी, अमीर का भंडारी, ये भी 17 में है। फिर एक पॉइंट आता है विस्तृत संधि, और विस्तृत जो संधि की वो की थी कोटा ने 26 दिसंबर, कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को। क्या फूट गया? फूट गया? क्या गिरा है? बोतल? बहुत गिरती है आजकल बोतल। शासक, अब राजा तो मेर सिंह की संधि की थी जालिम सिंह ने, राजा की तरफ से। अब आजकल क्वेश्चन क्या रहा है? राजस्थान की वे रियासतें जिन्होंने 1817 में संधि की, तो कितनी? 1817 में 3, करौली, टोंक, कोटा। इसके बाद 5 जनवरी को, 5 जनवरी 1818 को जोधपुर ने, जोधपुर ने, और जोधपुर की तरफ से संधि करने वाले राजा का नाम है मानसिंह सेकंड। अब यहां ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किस रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों से संधि की। इसके बाद आता 13 जनवरी 1818 को उदयपुर। बताओ उदयपुर के किस राजा ने की? किसने? भीम सिंह सेकंड। सारी संधियां 1818 में हुई हैं, 17 से लेकर 23 तक। जब जो राजा रहेगा वही करेगा। स्वरूप सिंह तो 1862 से 42-61 तक राजा रहा है, 1842-61 तो क्रांति के समय राजा था स्वरूप सिंह। और ये रहा 1818 तक राजा, संधि करते ही मर गया था, लोड से नहीं कर पाया। बस थोड़ा सा अटका हुआ था। 13 अप्रैल 1818 को जयपुर। बताओ जयपुर में किसने की? किस राजा ने? जगत सिंह सेकंड ने, जैसे कहते बदनाम शासक, राजस्थान का बदनाम शासक। मैडम थी, लेकिन मैडम के अलावा एक महिला है, ये कह सकते हो उसके चक्कर में पागल रहता था। वो पूरे दिन शराब पिलाती रहती थी, शराब पीता रहता था, उसी के चक्कर में रहता था, जिसके कारण जनता जयपुर की परेशान हो गई, किसका कुछ नहीं हो सकता, उसके चक्कर में ये राजपाट संभाल ही नहीं रहा, तो लोगों ने इसे बदनाम शासक की संज्ञा दी थी। अब इसके बाद बात आती है, इसके बाद अगर क्या हो गया? 15 ये तो है, कल सही करवाना पड़ता है, 15 अप्रैल है। अब देखो इसके नीचे आपको एक लाइन जोड़नी है, अंतिम, अंतिम संधि की। पूरा मत मिलाना, कुछ चीजें इधर उधर होंगी ना। सिरोही, सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को शासक शिव सिंह, चार्ल्स मिट को, अभी आएगा, यहां पर रखा है उन्होंने शायद। अब दिल्ली में मीटिंग हुई थी। अच्छा ये संधि क्यों बनेगा? अब केवल आपको क्या पढ़ाया जाता है कि आश्रित पाठ्यक्रम की नीति चलाई, पहली संधि किसने की, विस्तृत किसने की, अंतिम किसने की, लेकिन क्या आपको ये पढ़ाया जाता है कि संधि क्यों लाई गई? इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था मराठों के खिलाफ राजपूतों का अंग्रेजों द्वारा संगठन बनाना। जैसे हमें लड़ना पड़े राजपूतों से, हम इनको ही लड़वाते रहे, इनको ही लड़वाते रहे। और सबसे बड़ी बात है, स्वयं गवर्नर जनरल तो संधि करने आएगा नहीं, तो इसने संधि की जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी दी थी चार्ल्स मेटकोफ को। और चार्ल्स मेटकोफ राजस्थान आए, उन्होंने संधि की। एक चार्ट है ये, इसका उद्देश्य क्या है? इन 3 के कारण। आजकल क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों ने 1817 में ही संधि कर ली थी? तो 3 ही रियासतें जिन्होंने 1817 में की, करौली, टोंक और कोटा। याद ध्यान रखोगे, करौली, टोंक और कोटा। अब इनकी डेट भी 9 नवंबर 15, कई बार आपको 17 नवंबर लिखा मिलेगा, लेकिन 15 नंबर राइट है इसमें। 9 नवंबर, 15 नवंबर, 26 दिसंबर सबके राजा हैं। इसका मतलब राजस्थान के राजा किन के अधीन हो गए संधि के बाद? अंग्रेजों के। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या था जैसे अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ की जनता बढ़ी? तो एक रीजन और है, ये बनाओ। केवल राजनीतिक कारण चल रहे हैं, राजनीतिक देखेंगे, उसके बाद सीधा तत्कालिक देखेंगे, बाकी आर्थिक धार्मिक सर को आपको पढ़ा देंगे हिस्ट्री में, इंडिया हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट। अच्छा मैं आपको सहायक संधि सबसे पहले किसने की? तो कब की थी? भैया अरे तो बीपीएल वाले तो बताओ। राजा और विस्तृत संधि कब की थी? पीछे वाले तो देख रहे चल क्या रहा है आगे, क्या बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। विस्तृत संधि किसने की? अलवर ने कब की? राजा कौन था? और अगर मैं ये कहूं कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा कौन सी नीति चलाई गई? कब चलाई गई? 1817 में। अच्छा पहली संधि करने वाली रियासत कब की गई है? राजा कौन है? दूसरी कौन सी है? कब की बात है? कौन की बात है? विस्तृत किसने की? कब की बात है? कौन की बात कर रहे हैं? फिर कब की बात है? किसकी बात है? कौन सो बारो? कब की बात है? कहाँ की बात है? कौन सो बारो? कब की बात है? किसकी बात है? कौन सो बारो? और अंतिम कौन सी बारी? कब की बात है? कौन सो बारो? तो पहली संधि करने वाली रियासत कौन सी? करौली। विस्तृत संधि करने वाली कौन सी है? और अंतिम संधि करने वाली, अंतिम करने वाला राजा, पहला करने वाला, विस्तृत करने वाला, पहली कब की? पहली बार कब की? ढंग से विस्तृत कब की? और लास्ट में कब की? अब इसकी जिम्मेदारी इसके द्वारा चार्ल्स मेटकोफ को सौंपी गई थी। आप जाइए, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो गवर्नर जनरल, मेरी रिस्पेक्ट है, आप जाइए प्रतिनिधि बनके। तो चार्ल्स मेटकोफ को भेजा गया था संधि करने। तो अगर ये बना लिया तो नीचे नोट लगा लो, लंबी चौड़ी लाइन लिखेंगे।
पढ़ने में ज्यादा मजा आता है मिलाने में? नोट पे लिखना लॉर्ड हेस्टिंग्स, देख के लिख लेना लड़कियां, देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स, अरे पेन नहीं लाना, लिखना है, लिख के ला रहा पेन। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस संधि की जिम्मेदारी चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपी। हाँ ये तो लिखना पड़ेगा, सब इधर ही देख रहे हैं। हाँ वही है, हाँ वही है, चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपी, जिसने राजस्थान के राजाओं से संधियां की थी। अब सारे लोग दिल्ली आते हो पढ़ने, दिल्ली आते हो, खूब आ जाते हो दिल्ली, आए नहीं जाता, नहीं तो दिल्ली हो गया क्या? पीछे बताओ वो सारे लोग बैठे हुए हैं जो कल थे वही हैं, कोई फेरबदल नहीं किसी में भी। तो अब बात करेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन है। सहायक संधि पहली बार किसने की? सहायक संधि पहली बार किसने की? और दूसरी संधि किसने की पहली बार? सहायक संधि विस्तृत किसने की? किसने? ये संधि विस्तृत किसने की? कोटा। और ये संधि अंतिम किसने की? संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? अब ये भी चेंज हो गया। अब इन दोनों संधि, सहायक संधि और ये संधि, दोनों में अंतर था। राजा जब मन करते संधि को तोड़ देते, और संधि तोड़ने के बाद अंग्रेजी सत्ता का उस रियासत से कनेक्शन टूट जाता था, कॉन्टैक्ट टूट जाता था। तो अंग्रेजों को लगा कोई ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो कनेक्शन ही ना टूटे, कि अब मन करता है जो संधि तोड़ देते, रियासत का अंग्रेजों से सारा कनेक्शन टूट जाता है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि बाद में हमारा कुछ हो, हमारा पर्सनल कुछ हो। इसलिए इन्होंने एक नया वायसराय आया, एक नया गवर्नर जनरल आया, और नया गवर्नर जनरल आया लॉर्ड डलहौजी, नया गवर्नर जनरल। और नया गवर्नर जनरल जो था वो आया, तो इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि अब तोड़ने ताड़ने का काम छोड़ो, अब परमानेंट करना जो भी करना, भारत में जो होगा वो हमारा होगा। तो उन्होंने एक नीति चलाई, राज्य हड़प की नीति। कौन सी नीति चलाई? राज्यों को जो हड़पेंगे वो हमारे होंगे। तो उन्होंने एक नीति के प्रावधान का शर्त रखी, कोई राजा है, मान लो कोई रियासत है, कोई राजा है, इसके कोई संतान नहीं है, अगर इसके कोई संतान नहीं है तो ये बच्चा गोद नहीं लेगा। और ऐसा राजा जिसके कोई संतान नहीं है तो उसकी गद्दी, उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, बच्चा गोद लेने का प्रावधान नहीं है। कोई राजा बुजुर्ग हो गया और बुजुर्ग होने के दौरान उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके कोई संतान नहीं है तो राज्य हड़प लिया जाएगा। कोई राजा है, इसका बच्चा अल्पायु है, छोटा है, तो योग्यता सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए गद्दी हड़प ली जाएगी। और कोई राजा अगर अयोग्य सिद्ध हो जाता है, उस पर अयोग्यता सिद्ध हो जाती है, तो राज्य भी अंग्रेजों का हो जाएगा। इन चारों कंडीशनों में भारत की कोई ना कोई रियासत आती थी, और कोई ना कोई रियासत आती थी, जिसके कारण ये बताते कहीं ना कहीं ये प्रावधान था हड़पने का, और हड़पना स्टार्ट कर दिया। और जिसके कारण मैं आपसे ये कहूं, लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति चलाई, उस नीति को कहते हैं राज्य हड़प। जिसमें अगर हम बात करें राज्य हड़प नीति, राज्य विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, और इसको एक और नाम देते हैं विपगत की नीति। यह नीति का नाम है जो चलाई गई थी 1848 में। यह 1848 में चलाई गई, और 1848 में चलाई गई इस नीति में सर्वप्रथम हड़पा सतारा जगह महाराष्ट्र में 1848 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बताया जाता है झांसी हड़पा, नागपुर हड़पा, और सबसे इंपॉर्टेंट है अवध। अवध हड़पा 1856 में। अवध क्यों इंपॉर्टेंट है? अवध के इसलिए इंपॉर्टेंट है, अवध भारत की एकमात्र ऐसी रियासत जिस पर कुशासन का आरोप लगा कर पा गया, वो थी अवध। अवध को वर्तमान में कहते हैं लखनऊ। अब क्या कहते हैं? लखनऊ। यानी भारत की एकमात्र ऐसी रियासत जिस पर कुशासन का, यानी गलत शासन करने का आरोप लगा कर पा गया, तो अवध या लखनऊ एकमात्र रियासत जिस पर कुशासन का आरोप लगा कर पा गया, कुशासन का आरोप लगा कर पा गया। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में इंडिया हिस्ट्री भी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसी रियासत बताइए जिसे कुशासन का आरोप लगा कर पा गया, अवध लखनऊ 1856 में। यहां का राजा था बाजिद अली, और उसकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। और जब ये लड़ रहा था बाजिद अली, तो ये बताते हैं मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था बाजिद अली, और इसे मृत्यु बिल्कुल नजदीक दिख रही थी कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तब अपनी मृत्यु सैया पर लेटे हुए बाजिद अली ने अपनी मैडम को बुलाया, बेगम हजरत महल को। उसे कहा मैं जाने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मेरे अंतिम क्षणों में मुझे वचन दे, मुझे वादा कर कि मेरी लड़ाई को तो जारी रखेगी, मेरे मरने के बाद भी आसानी से अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ेंगे। मेरी लड़ाई मेरी मैडम को, बेगम हजरत महल को लड़नी है, मुझे वचन दे कि तू आसानी से सर नहीं झुकाएगी, हथियार नहीं डालेगी, मेरी ओर से तुझे लड़ाई लड़नी है। तो बेगम हजरत महल इसको वचन देती है कि आपके अनुपस्थिति में आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, मैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ूंगी। तो ये बताते तब इसको चैन मिला बाजिद अली को, और कहता मैं आसानी से मर सकता हूं। और बताया जाता है इसके दौरान ये बताया जाता है कि इसकी उसके बाद बाजिद अली की मृत्यु हुई, उसका बेटा था ब्रिटिश कादिर, उसे लेकर बेगम हजरत महल ने युद्ध लड़ा था, लेकिन ये कोलिन कैंपबेल से हार जाती है और भाग जाती है नेपाल। और ये लाइन बोलता है बाजिद अली, दरो दीवार पर नजर करते हैं, खुश रहना है वतन हम तो सफर करते हैं, कि मेरी जो सफलता खत्म हो गया, अब आगे की जिम्मेदारी मैं भारतीयों को सौंप कर जाता हूं। मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अंग्रेजों के सामने मैंने लड़ाई जारी रखी, वो जंग लड़ता रहा और उसी के दौरान मरने वाला हूं, लेकिन मैंने अपनी जंग लड़ ली, अगली बारी भारतीयों की है, मैं भारतीयों को सारा जिम्मा सौंप कर जा रहा हूं। और ये बताया जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दरो दीवार पर नजर करते हैं, खुश रहना है वतन हम तो सफर करते हैं, और अपनी मैडम को उद्देश्य देकर मर जाता है। अब 3 रीजन बताए, सहायक संधि, आश्रित पात्रगव्य की नीति, और तीसरी कौन सी है? राज्य हड़प। और इसके बाद बताते हैं अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के सबसे बड़े संकट 2 लोग, एक पेशवा एक बादशाह। क्योंकि अगर कोई विद्रोह कर सकता है अंग्रेजों के खिलाफ, सेना तैयार कर सकता है लड़ने के लिए, तो 2 ही लोग, एक पेशवा होगा या बादशाह होगा। बादशाह कौन था उसमें? बहादुर शाह। पेशवा कौन था? नाना साहब। और अंग्रेजों ने घोषणा की आज के बाद नाना साहब जो हैं, इन नाना साहब से पेशवा का पद छीना जाता है, इनसे पद छीना जाता है। तो नाना साहब पेशवा का पद छीन लिया कि आप कोई पेशवा नहीं, आपका पद खत्म किया जाता है। तो नाना साहब ने बात कही, नाना साहब ने कहा देखो मैं उस गरिमा वाले पद पर हूं जिस पर मेरे पूर्वज रहे, मेरी भी रिस्पेक्ट है मेरे पद की, और मेरी मान लो आपने पद छीन लिया, कोई ऐसा जरिया बताओ जिससे मैं आजीविका चला सकूं। अब आप कहोगे आपसे पद छीन लिया तो मैं आजीविका के लिए नरेगा में तो जाऊंगा नहीं, छोटे मोटे काम तो करूंगा नहीं,
कपड़े तो बेचूंगा नहीं, तो मुझे कुछ जरिया बताओ, कोई सैलरी फिक्स कर दो मेरी पेंशन, जैसे कि मैं अपनी आजीविका चला सकूं। नाना साहब से अंग्रेजों ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पेंशन नहीं देनी, ना आपके पास पद है, अब अपनी अपनी आजीविका एक आम नागरिक की तरह जियो और आम नागरिक की तरह अपनी आजीविका पूरी करनी है। नरेगा में जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, आपको छोटे बड़े काम करने होंगे तो करने पड़ेंगे। तो नाना साहब को इन्होंने पद छीन लिया। नाना साहब का एक कमांडर था तात्या टोपे, सेनापति कमांडर, और तात्या टोपे को जाकर नाना साहब ने सारी व्यवस्था बताई। और कुछ लोग ऐसे थे जो नाना साहब से बड़े प्रभावित थे, इस पद के वफादार थे, कुछ लोग मराठी, और इसके लिए जान देते थे पेशवा के लिए। तो नाना साहब तात्या टोपे से बताता, तात्या टोपे ने कहा लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और दोनों जने, गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है, गंगा नदी में जाते हो, गंगा नदी में खड़े होकर गंगा जल उठाकर, दुनिया की एकमात्र नदी है जिसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा नदी का जल। बाकी किसी पानी को बिस्ताई रख दो खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। आपके घरों में भी रखा रहता है, साल 2 साल 3 साल 10 साल रखा रहता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, इसलिए पवित्र नदी हमारी गंगा, ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है। तो दोनों जने जाकर गंगा नदी में खड़े होते हैं, गंगा जल उठाकर ये कसम खाते हैं, हम गंगा नदी को साक्षी मानकर, इस गंगा नदी की कसम खाकर ये प्रण लेते हैं, जिंदा रहेंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ेंगे, भारत की स्वतंत्रता के लिए जान जाने तक लड़ेंगे, मरने तक लड़ेंगे, जब तक इन धड़ों पर सिर सलामत है ये सुर कभी नहीं झुकेगा, केवल अंग्रेजों के सामने उठकर उठा रहेगा और लड़ते रहेंगे। तो इन्होंने कसम खाई, तो इन्होंने अपने वफादारों का ग्रुप बना लिया और जंग छेड़ने के आगाज के लिए प्लानिंग करने लगे, युद्ध लड़ेंगे। दूसरी मुद्दा है, और दूसरा है बादशाह। आप ये बताओ बादशाह कौन था उस समय? अब ये पद तो बहुत टाइम से चला रहा था, तो अधिकांश जनता तो बादशाह से जुड़ी हुई थी, लोगों की भावना जुड़ी थी, इस पद से जिले लाई मानते थे बादशाह। तो ये बताते अंग्रेजों ने घोषणा की कि हम घोषणा करते हैं आप आज के बाद अंतिम बादशाह हो, आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी बादशाह नहीं रहेगी, आप अंतिम पीढ़ी हो जो बादशाह हो, आज के बाद आपके मरने के बाद कोई बादशाह नहीं होगा, बात की सत्ता अंग्रेजों में नहीं होगी, बादशाह खत्म आज के बाद। लेकिन आप बुजुर्ग हो, आपका अंतिम समय रह गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये 82 साल का था क्रांति के समय, इतने साल का था, एक साल और 1-2 साल का और है, और ढंग से सर्दियां पड़ेंगी तो लड़ जाएगा। तो अंग्रेजों को पता था कि लास्ट टाइम में गरिमा को क्यों चीने, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अंतिम बादशाह हो, आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी बादशाह नहीं बनेंगी और ना ही बादशाह रहेगी, पूरी सत्ता अंग्रेजों में रहेगी। और ये बताते हैं अंतिम बादशाह को किया तो इसके जितने सेनापति थे वक्त कहां और भी देश के वफादार, उन्होंने इस पद के लिए लड़ने की ठान ली कि हम अपने हीरो यानी बादशाह के पद के लिए लड़ेंगे, हमारी गरिमा हमारा यानी हमारी भावना जुड़ी हुई इस पद से, और अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, इसके लिए लड़ेंगे। तो इसके वफादार और इसके वफादार अलग अलग प्लानिंग करने लगे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। और एक तो जिनको हड़पा गया ये लोग तैयारी कर रहे थे, और एक ये लोग तैयारी कर रहे थे। तो एक दल था जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से विरोध में हो चुका था और लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। और ये कहलाता है भाई, इसके कारण को इसीलिए नाम देते हैं राजनीतिक कारण, कि किस किस कारण से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता हुई थी, तो इनके वफादार विरोधी हुए थे। तो लास्ट में आता है नाना साहब से, नाना साहब से पेशवा का पद छीन लिया। नाना साहब से पेशवा का पद छीन लिया। और दूसरा मुद्दा यह आता है बहादुर शाह जफर को अंतिम बादशाह घोषित कर दिया, और जिसमें रहते थे लाल किले में, वो लाल किला छीन लिया इनसे। बहादुर शाह जफर को अंतिम बादशाह घोषित कर दिया। अंतिम बादशाह का क्या अर्थ है? क्या हुआ? आगे पद खत्म हो जाएगा, आगे आने वाले टाइम में आपकी कोई भी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति जो पीढ़ी दर बनते आ रहे हैं वो नहीं चलेगा, आप अंतिम के बाद कोई बादशाह नहीं रहेगा आपके पास आप लोग सामान्य रहेंगे, अंग्रेजी सत्ता में सारी शक्ति नहीं होगी। तो ये राजनीतिक कारण है जो मैंने आपको बताया। बाकी राजाओं के पर्सनल मामले में हस्तक्षेप करने लगे, विदेशी मामलों में करने लगे, स्वदेशी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण से लग रहा था कि अब ये राजनीतिक कारण में लोग आपस में धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। रानी लक्ष्मीबाई, नागपुर का रघु जी, सतारा का राणू जी बापू, अवध की बेगम हजरत महल, ये सारे लोग संभल नाम का क्षेत्र था, सारे लोग इकट्ठे होने लगे क्रांति के लिए। और धीरे धीरे पहली चिंगारी की सब वेट कर रहे थे, स्टार्ट कौन करेगा। लोग एक ही चीज का वेट कर रहे थे, शुरुआत कौन करेगा, और शुरुआत के वेट में बैठे थे। शुरुआत करते करते हमें बहुत टाइम हो गया। अब यहां से प्रक्रिया क्या बनेगी? तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण यानी कि उसी समय कौन सी घटना थी जिसके कारण गोलीबारी हुई और क्रांति स्टार्ट हुई, ये बन गया। बताओ, 3 पॉइंट लिखा है मैंने आपको। पहला लिखा है राज्य हड़पनी थी, कब चलाई गई? 1800 राज्य हड़पनी थी। और सहायक संधि, सहायक संधि कब चलाई गई? किसने चलाई? सबसे पहले सहायक संधि किसने की भारत में और राजस्थान में? किसने? विस्तृत किसने की? अलवर ने। आश्रित पात्रकव्य की नीति कब चलाई? देख लो, टिप लो। आश्रित पात्रकव्य की नीति किसने चलाई? जिम्मेदारी किसको दी? चार्ल्स मिट को। पहली संधि किसने की? कब की थी? 9 नवंबर 1800। और दूसरी किसने की? टोक ने कब की? तीसरी किसने की? कब की थी? अच्छा, फिर किसने की? कब की थी? कब की थी? अच्छा, इसके बाद किसने की? किसने? कब की थी? उसके बाद कब की थी? अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जयपुर का कौन सा राजा संधि करता है अंग्रेजों से? उदयपुर का कौन था? भीम सिंह। टोक का? अमीर का भंडारी। और करौली का? कोटा का? जालिम सिंह संधि करता राजा उम्मेद सिंह था। अब तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण देखो, पहले राइफल हुआ करती थी सैनिकों के पास, ब्राउन बेस। और इन ब्राउन बेस राइफल्स का क्या काम था? एक बार चलाने के लिए, फिर से लोड करना पड़ता था, 10 से 15 मिनट लग जाते थे। फिर चलाने का, फिर लोड करो, 10-15 मिनट, फिर फायर करो, ऐसे करके पुरानी तकनीक हो गई। और पुरानी तकनीक होने के कारण अंग्रेजों ने कारण को टेक्निकल विकसित करना होगा, उनकी जगह पे नई राइफल्स लेकर आए, एनफील्ड राइफल्स। और एनफील्ड राइफल्स को एक बार लोड करने के बाद आप 3-4 फायर कर सकते हो, लेकिन एक चक्कर क्या था? इनके कारतूस। अब मुझे बात बताओ, कारतूसों का प्रयोग कब होगा? जब लड़ाई होगी, युद्ध होगा। लड़ाई तो डेली होती नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण के लिए कारतूस खूब सारे बनवा लिए। अब जब काम नहीं होता है तो संग्रहालय में रखते हैं। और ये लोहे के बनते हैं, क्या के बनते हैं? पीतल लोहे के स्केल बनेंगे, आगे से ऐसे होते हैं नुकीले, तभी तो अंदर जाएंगे। अब ये बताते हैं कि इनको क्या किया, इसके दौरान ये बताते हैं इन्हें कारखाने में रखा जाने लगा। लेकिन आपको पता कोई भी धातु है स्थायी जगह पे एक जगह रखी रहती है तो जंग लग जाती है, एक जगह रखेंगे तो जंग लग जाएगी, जिसके कारण ये बताते हैं इन पे ऊपर कवर चढ़ाया गया और कवर में ऐसे करके स्टेप निकला गया बाहर। और जब भी कारतूस चलाने होते थे व्यक्ति को ये खींचकर पकड़ के खींचना होता था, कवर हट जाता था, अंदर वाला मामला बाहर। जैसे लोड करो और चलाओ। और ये बताते, लेकिन कई ऐसी टाइट चीज होती है जो हाथ से नहीं खुलती, ये हाथ से नहीं पड़ता था, इसे मुंह से दांतों से हटाना पड़ता था, दांतों से खींचना होता था आंखें बंद करके। पूरी पावर आंख बंद करके होती है दोनों हाथों से। और ये बताते खींचते तो कवर जाता था, अंदर वाला मामला बाहर। इसे लोड करते तो चला देते। तो ये बताते, ये जो कवर था इसे मुंह में लेते थे, एक गाय और आराम से बोतल इधर उधर भाग रही है, ये गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे।
ये तो मुंह की चीज नहीं है चर्बी। तो ये बता दें, धोखा था अंग्रेजों को, भारतीयों को पता नहीं था, और भारतीयों को ना पता होने के भारतीय तो डेली मुंह से इसको हटाते हैं और डेली प्रशिक्षण करते हैं। तो आप जानते हो बात में तो ही जाती रहती थी, एक तो हिंदू, एक मुस्लिम। और आप जानते हो हिंदुओं के धर्म में, यानी हमारे धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, और इनके में सबसे अपवित्र चीज सूअर को मानते हैं। तो अगर इनका मांस आपने टच कर लिया, इसका मतलब आप अपवित्र हो गए। तो बाद में दो ही जाती रहती थी, दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो आंदोलन तो होगा। जानते सब थे, आवाज कौन उठाए? आवाज वही उठा सकता है जैसे मरने का 1% डरना हो, लड़ने से डरता ना हो, मरने से डरता ना हो, अंग्रेजी सत्ता से बिल्कुल से बहना हो। और एक ही व्यक्ति था मंगल पांडे, उसकी छोटी सी स्टोरी वो सुनाएंगे, पहले कारण लिखो, इस घटना को लिखो एक बार, अभी बताएंगे, पहले उसको लिखो, घटना, घटना में लिखना, सैनिकों को रुकना है। कहां से लाता है? ठंडी कर लाता है वो, डेली यही करता है। तो 1 किलोमीटर दूर से लाएगा तो वैसे ठंडी हो जाएगी ना, कोई ना मीठा मीठा तो आ गया। चले घटना में देखो, इसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा सैनिकों को, हाँ तो वही बात है, अंग्रेजों द्वारा सैनिकों को क्या हो गया? ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर, पीछे तक आवाज जा रही है क्या? ठीक आ रही है भाई? ब्राउन बेस राइफल, इधर ब्राउन बेस, अरे इधर देख लिखो, इधर ब्राउन बेस, अच्छा ब्राउन बेस आगे वाला टिप रहे हो, ये है ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने के लिए दिया गया, जिनको चलाने से पहले उससे पहले बनाया गया, मैं ही भूल गया क्या था आगे, प्रयोग करने के लिए चलाने, कॉपी दे दो, सुन लो एक बार में। तत्कालिक कारण, घटना, सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करने के लिए दिया गया। अरे झंडू खुद ही लिख रहा है, प्रयोग करने के लिए दिया गया, जिन्हें चलाने से पहले, अब तो आगे पहुंच गए सर मुझसे भी, होता है, जिन्हें चलाने से पहले मुंह से उसका कवर हटाना होता था, जिसका निर्माण, पीछे रह गया तो दोबारा बोल दो, कहां रह गया बताओ, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। जिसका निर्माण गाय और सूअर की चर्बी से होता था, और हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था। अब मुझे एक बात बताओ, मुद्दा क्या है जिस पे हमने आवाज उठाई? मेन मुद्दा क्या है जिसके लिए आवाज उठाई? ब्राउन बेस राइफल्स का स्थान पर एनफील्ड राइफल्स। अब समस्या क्या है? देखो, यहां पर प्रत्येक क्रांति की पहली घटना, और क्रांति की पहली घटना इन्हीं राइफल्स के कारण हुई। तो एक छावनी है, बैरकपुर छावनी। अब देखो, एक छावनी थी बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी में एक सैनिक टुकड़ी थी 34वीं एनआई, और 34वीं एनआई का सैनिक था मंगल पांडे का थोड़ा सा बायोडाटा हम देखें। एक तो शिव का बहुत अनन्य भक्त था, ये शिव भक्त था, एक तो अनन्य भक्त शिव का, शिव के भक्त के अन्य भक्तों ने क्या प्रसाद के रूप में, और आप जानते हो शिव भक्त जो है, शिव का प्रसाद है भांग, शिव के प्रसाद के रूप में क्या सेवन करते हैं। अब यहाँ कंडीशन बात क्या आती है कि मंगल पांडे 34वीं एनआई का सैनिक टुकड़ी का सैनिक था, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। इनका क्या काम था? डेली का जो रूटीन है मंगल पांडे का, वो रूटीन क्या है? रूटीन है सुबह 4 बजे जगना छावनी में, जगते ही पास में बहती है गंगा नदी। आपने दिन में कुछ भी किया है, आप जाओगे 4 बजे जाके गंगा नदी में कूद जाओगे, और 4 बजे गंगा नदी में स्नान होकर पवित्र हो जाते, स्नान करके कि दिन में कुछ भी किया होगा गलत, लेकिन मैं पवित्र हो जाऊंगा गंगा नदी में नहाकर। और ये बताया जाता 4 बजे गंगा नदी में नहाकर पवित्र हो जाते, और तब तक किसी से टच नहीं होते थे जब तक किसकी भक्ति नहीं करते थे। इनकी आराधना करनी, सुबह 4 बजे जगना, गंगा नदी में स्नान करना, पवित्र होना है, उसके तुरंत बाद से भक्ति करनी, आराधना करनी है, उसके बाद काम करते थे कोई भी। अब बताते हैं जब इन्होंने 4 बजे, अब कई बार क्या होता था, ये प्रसाद होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ढंग से लेते थे प्रसाद, पूरा मूड बन जाए तब तक लेते थे। एक दिन ओवरडोज ले ली, और ओवरडोज लेने के कारण वो पहले दिन का जो भांग का जो प्रभाव था वो नहीं हटा पूरी तरह से। कहते हैं हर नशा रात को सोने का सुबह साफ हो जाता है, ये नहीं साफ हुआ, कम सोया था। और ये बताते हैं, लेकिन नियम क्या था, इतने सालों से नियम है, वो नियम नहीं टूटा, और इनका नशा पूरा नहीं उतरा। रात को 4 बजे आंखें खुली, और नशे में, उसी हालत में, उसी स्थिति में, ये बताते सीधे गए और गंगा नदी में कूद जाते। डेली का रूटीन है, स्नान किया, स्नान करके आ रहे थे तो अंधेरा रहता था सुबह सुबह, और जब आ रहे थे तो आते आते रास्ते में किसी से टकरा गए। अब टकराने के बाद आंख खुलेंगी, टकरा गए, टकराने के बाद आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि किससे टकराया हूं, और आंखें खोलकर देखा तो जब सामने देखा कि जिससे टकराए वो निम्न जाति, यानी कि इनके अनुसार ब्राह्मण जाति से, जो मंगल पांडे था ब्राह्मण था, और जिससे टकराया था वो हरिजन जाति का व्यक्ति, कि हरिजन है, और हरिजन को देखकर और ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि तूने मुझे पवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया, मुझसे टच होकर, मैंने भी शिव की आराधना नहीं की है, मैं भी शुद्ध कराया था, तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, मेरा तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे भ्रष्ट कर दिया। तो ये जो हरिजन जाति का व्यक्ति है, मंगल पांडे गुस्से में था, क्या हो गया, बार बार देखना पड़ रहा है, समस्या कोई। अब देखो, जब टकराता है तो टकराने के बाद अर्जुन जो था, इस अर्जुन के बारे में बताते हैं कि ये इसको मंगल पांडे गाली गलौज करने लगा, क्योंकि इसको धमकाने लग गया। धमकाता तो आसपास के सैनिक आ जाते माहौल बनाने के लिए, इकट्ठे हो गए कि थोड़ी बढ़ेगी लड़ाई, तो ऐसे आते ही कि बढ़ेगी शायद, देखने के लिए मिलेगी। तो जब इसको बढ़ जाती है तो लोगों के उकसाने पर मंगल पांडे से पीटने लग जाता है, जमीन पर पटक लेता है और पीटने लग जाता है। जिसके बाद अर्जुन कहता है कि तेरा धर्म मैंने भ्रष्ट नहीं किया, तेरा धर्म पहले से भ्रष्ट मैंने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया। तो जिन राइफल्स को डेली यूज करता है, जिनके कारतूसों से तो मुंह से खोलता है, उनका निर्माण गाय और सूअर की चर्बी से हुआ, तो तेरा धर्म तो पहले से भ्रष्ट है। मैंने तुझे शुद्ध नहीं किया, मैंने तुझे पवित्र नहीं किया, तुझे किया अंग्रेजों ने। और जाकर तो पूछ ले अपने कंपनी कमांडरों से। मंगल पांडे कहता है अगर तू पिटने से बचने के लिए अंग्रेजों पे डाल रहा है बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहता मैं प्रूफ लाके दूंगा, तू एक बार पूछ जाके।
अगर मैं झूठ निकला, अगर मैंने जो कहा वो गलत निकला, तो मैं इस छावनी को आज ही छोड़ के चला जाऊंगा, तुझे कभी चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन आप पहले सच जानो कि मैंने पवित्र नहीं किया, तू पवित्र है। जब अगर इसने कहा कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा, तो ये गया मंगल पांडे सीधे। मैं बैठे थे, सुबह सुबह का टाइम था, एक पेड़ था छावनी में, छावनी में दो अंग्रेज एक टेबल लगा के चाय पी रहे थे। एक का नाम था कैप्टन बाग और एक का नाम था कैप्टन ह्यूस्टन। मंगल पांडे पहुंचा, मंगल पांडे ने कहा कि मुझे सच जाना, जो सच है वो बताना। क्या जो राइफल साहब लेकर आए, जिन्हें मुंह से बोलते हैं, क्या उनका निर्माण गायों सूअर की चर्बी से होता है? तो उनको लगा कि अगर बता दिया तो पितृ हो जाएगा, इसलिए बात को दबाने में ही बताइए, इसलिए उन्होंने पहले बात को टाल दिया मंगल पांडे की, क्योंकि हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे इतना ही सुना, गया वापस, फिर किसको पकड़ लिया और फिर से पीटने लगा कि तू अंग्रेजों के खिलाफ मुझे भड़का रहा है। तो मैं उस हरिजन ने कहा कि तुझसे झूठ बोला गया है, अगर मुझे साथ लेकर जा, मैं प्रूफ तुझे सिद्ध कर सकता हूं कि उन्होंने गायों सूअर की चर्बी का यूज किया गया। तेरा धर्म उन्होंने भ्रष्ट किया, मैंने नहीं किया। मुझे लेकर चल, मैं सिद्ध करूंगा। तो ये रुक जाता, पीटते पीटते कहता तू भी चल, फिर तू चला जाएगा छावनी छोड़कर। बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं नहीं बता पाया। चला गया। मंगल पांडे पहुंचता से कहता मुझे सच जाना जो है वो बताओ, क्या ये सही कह रहा है गायों सूअर की चर्बी से इनका निर्माण हुआ है? तो अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को निम्न जाति का मानते थे और हमें वो कहते थे काला। काले लोग कह के पुकारते थे, लेकिन हम उन्हें क्या कहते थे? गोरा। वो भी काला कहते थे, हमने गोरा कहते, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत, जहां सारे रंगों के लोग मिलते हैं, पीले, नीले, हरे, काले, सतरंगी, 3 रंग के, 5 रंग के, सब मिक्स है हमारे यहाँ। आप ब्रिटेन चले जाओ, गोरे गोरे मिलेंगे, हमारे यहाँ सब टाइप के मिलते हैं। और ये बताते हैं कि इनको लगा मंगल पांडे हमसे निम्न कास्ट का भारतीय, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसे बता दो जो भी है। तो एक गुस्से में आकर कह देते, तो जिसे तू डेली यूज करता है उसके हमें पगार देते हैं, सैलरी देते हैं, और तू डेली यूज करे इसी के लिए सैलरी देते हैं। अब तेरा धर्म भ्रष्ट हो या ना हो, हम बदले में तुझे सैलरी देते हैं यूज करने की। तो सही बात है। जब ये सुनने के बाद ये तो चला जाता है, मंगल पांडे के क्रोध में आ जाता है, इसका मतलब मैं ब्राह्मण हूं और हमारे लिए पाप माना जाता है शुद्ध चीजों को टच करना, और तुमने मेरे यानी बिना अवगत करवाए मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और तुरंत पिस्टल निकालता, पहली गोली मारता बाघ को कि अब बलि चढ़ेगी, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया तो जिंदा तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। पहली गोली बाघ को मारता है, ये भागता है, वो कहता जाएगा कोई नहीं, तू भी मरेगा, इसको ही गोली मार देता। और इन दोनों को गोली मारता 29 मार्च 1857 को, और दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं, 34 में सैनिक टुकड़ी को बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। बाहर ले गए इस अदालत में, वहां उसमें कोस्का का खोज करता रॉबर्ट हुक, उसमें जज भी रॉबर्ट हुक ही था, जब मंगल पांडे का फैसला सुना रहा था। जज ने पूछा मंगल पांडे तू चाहता तो भाग सकता था, भागा क्यों नहीं? मंगल पांडे कहता उद्देश्य भागना था ही नहीं, उद्देश्य था लोगों को बताना, ये मैसेज देना, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही लोग जागरूक होंगे भारत के, मेरे बिना बलिदान के लोग जगने वाले नहीं है भारत के। और मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो सजा के हकदार थे, जो भी धर्म को भ्रष्ट करेगा उसे जिंदा रहने का हक नहीं है, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी। और मैं इस अदालत में खड़े होकर ये घोषणा करता हूं कि मैं भारतीयों को केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने चेन स्टार्ट कर दी आजादी की लड़ाई की, अब तुम्हारी बारी है। एक आज और अभी एक कसम खाएंगे कि एक भारतीय मरेगा तो कम से कम 2 अंग्रेजों को मारकर मरेगा। और हमने ये प्रण ले लिया, तुम जनसंख्या में इतने हैं कि इनके जन्म होने से पहले इनकी संततियों को खत्म कर सकते हो, तो एक व्यक्ति 2 अंग्रेजों को मारकर मरने का प्रण लेगा तो इनको खत्म कर सकते हैं। मैंने चेन स्टार्ट कर दिया, मैंने टारगेट पूरा कर दिया, मुझे मरने का कोई भय नहीं है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया वो जारी रहना चाहिए। और इसको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। अब क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान क्रांति की, भारत में क्रांति की पहली घटना कहां हुई थी भाई? क्रांति की शुरुआत नहीं मानी जाती है, क्रांति की पहली क्या मानी जाती है? कहां हुई थी भाई? कौन सी सैनिक टुकड़ी है? कौन सा सैनिक है? कितने अंग्रेज मारे? कैप्टन बागोर। पहली गोली कब चली क्रांति की? पहला शहीद कब हुआ भारत का? तो पहला भारत का शहीद कौन था? मंगल पांडे। पहला फांसी प्राप्त करता कौन था? मंगल पांडे। पहला विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। और क्रांति की पहली गोली चलाने वाला भी कौन था? और राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया, राजस्थान का मंगल पांडे और भारत का मंगल पांडे मंगल पांडे था। तो यहां इसे कभी शुरुआत नहीं कहते, इसे कहते क्रांति की पहली घटना। और क्रांति की पहली घटना हुई थी बैरकपुर छावनी, इसको बनाएंगे बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। घटना, एक लाइन लिखेंगे घटना में। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को 34वीं एनआई 34वीं एनआई यानी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे, शुरू से कहां से बता, बैरकपुर छावनी, उसमें घटना 29 मार्च 1857 को 34वीं एनआई के सैनिक मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल्स के कारण सैनिक मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल्स के कारण 2 अंग्रेज कैप्टन बाग और कैप्टन ह्यूस्टन, 2 अंग्रेज कैप्टन बाग और कैप्टन ह्यूस्टन, लिखो ह्यूस्टन, हाँ पेन रुक गए सबके, की हत्या कर दी। नेक्स्ट लिखना, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मैंने आपको बताया था मंगल पांडे को फांसी की सजा देने वाला जज था रॉबर्ट हुक, तो आपको लिखना नहीं है, बस सुनना ही था। दूसरा एक नोट लगाएंगे, नोट में लिखना, आदतें बिगड़ रही है तेरी, पकड़ा गया आज, आपस में लगे हुए दोनों। वो तो मेरी नजर चली गई, पता नहीं कब से लगा हुआ है, तो अचानक से नजर चली गई मेरी। तो तेरा घटना को अंजाम देना हुआ, मेरा देखना हुआ, दोनों चीजें एक साथ हो गई, और वो बड़ा खुश हो रहा है। अच्छा, अच्छी फीलिंग आ रही है तुझे? अरे झंडू आपस में कुछ नहीं, सेम सेम, कोई बात नहीं, क्लास के बात कर लेना ना, अधूरा जो काम है पूरा करके पहुंचना। उसे नहीं पता था मैं उसी की तरफ देख रहा हूं, ये रॉन्ग नंबर लग गया, आज पकड़ा गया। नोट में लिखो, कोई बात नहीं, एक ही गांव क्यों क्या? आपने भी नहीं देखा सर, आपको पीछे वाला उनको भी नहीं पता, वो भी लिख रहे थे, ये तो मैं ही देखने लग गया अचानक से। तेरा घटना को अंजाम देना हुआ,
मेरा देखना हुआ और तेरा पकड़ना हुआ। नोट लगाओ। अब ये तो था गांव अलग अलग एक ही है, एक ही है सीमा पार करके दो गांव की फीलिंग एक साथ। नोट में लिखो भारत का पहला शहीद होता है, सर अटैचमेंट हो जाता है, डेली पास बैठते हैं तो यहां भी। अरे आज हो क्या रहा है, बाहर तो सही है, संडे संडे को ये रहता है क्या इसमें उधर था तो इधर भी हो गया। भारत का पहला शहीद, ये दोनों टेंशन वाले हो क्या रहा है इनको बताइए, आपस में पूछ रहे क्या हो गया, आगे बैठने का यही लॉस होता है, पता ही नहीं, आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, माहौल तो बना ही ले आगे भी। लेकिन नोट में लिखो भारत का पहला शहीद ओब्लिक, ओब्लिक नहीं ओब्लिक, ओब्लिक कैसे आड़ा डंडा, ओब्लिक पहला विद्रोही, ओब्लिक पहला शहीद, सॉरी पहला फांसी प्राप्त करता, ओब्लिक क्रांति की पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे था, गोली पहली गोली चलाने वाला मंगल पांडे था। वहां तक पहुंचते पहुंचते गोली लेट हो जाती, आगे बैठते पहले चल जाती, इनकी तो एक बार में चल गई ये। तो क्रांति की पहली घटना कहां हुई थी? अच्छा ये चीज ध्यान रखो, क्या शुरुआत नहीं हुई है, ये केवल पहली क्या कहलाती है घटना। कब हुई थी? 29 मार्च 1857। सरकार ने निर्णय लिया और पूरी की पूरी सैनिक छावनी को भंग कर दिया। और ये बताते हैं, अब मैंने आपको कुछ चीजें आपको बताई थी कि एक तो नाना साहब ने कसम खाई थी, एक बहादुर शाह, एक तात्या टोपे, इन्होंने प्रण लिया था लड़ने का। तो उस दौरान ये बताते हैं कि क्रांति के लिए चाहिए था प्लानिंग, सटीक रणनीति, एक प्लान, एक योजना। अब योजना बनाने के लिए नाना साहब ने प्लानिंग की कि हम पहले क्रांति की योजना बनाएंगे तब क्रांति स्टार्ट करेंगे। लेकिन भारत में नाना साहब उसके लोगों पर सभा करने का प्रतिबंध था, वो इकट्ठे नहीं होंगे, तो इकट्ठे नहीं होंगे तो योजना नहीं बनेगी, तो सभा नहीं कर सकते। तो ऐसा पूछा गया नाना साहब से, देखो साहब भारत में तो अंग्रेज इकट्ठे, अंग्रेजों की सत्ता है, इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, सभा नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? तो नाना साहब ने कहा हर व्यक्ति अपने घर को छोड़कर सब जगह चेक करता है अपनी कोई चीज को। अभी काम करो, भारत छोड़ो, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, योजना उनके नाक के नीचे बनाओ, वहां चेक ही ना कर पाए, वो उनको सकी ना हो, वहां जाके बनाओ। तो इनके द्वारा योजना बनाने के लिए जाया गया ब्रिटेन। अब नाना साहब बांटे रहे, तो तात्या टोपे भी, तो उन्होंने खुद ना जाकर अपने दो विश्वास पात्र व्यक्तियों को योजना की प्लानिंग के लिए भेजा। तो अगर हम बात करें क्रांति की योजना, क्रांति की योजना, और ये ध्यान रखेंगे इसके फिक्स फैक्ट है, योजना बना के लानी है तब क्रांति करनी है। और योजना करता, पहला पॉइंट आता है कि योजना करता कौन थे, योजना किसने बनाई? तो नाना साहब और तात्या टोपे कुत्तों ने गए, इन्होंने कुछ व्यक्तियों को भेजा। एक भेजा था राडोजी बापू, ये 17 का था, जो सड़पी के हड़पा गया था, और एक था अजीमुल्ला खां, ये नाना साहब का सहयोगी था, अजीमुल्ला खां। इन दोनों ने योजना बनाई, इन्हें बताते नाना साहब का सहयोगी। और नाना साहब कौन था? बिल्कुल नाना साहब का सहयोगी था। तो पहला जो दो लोगों को ब्रिटेन भेजा योजना बनाने के लिए, एक राडोजी बापू, एक अजीमुल्ला खां। और अगर हम बात करें योजना स्थल, तो टेम्स नदी के किनारे इन्होंने कुछ भारतीयों को इकट्ठा किया जो भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए हैं, और टेम्स नदी के किनारे जगह है लंदन, लंदन में। अब हमारे दो पॉइंट बन गए, क्रांति की योजना कितने लोगों ने बनाई? दो, एक राडोजी बापू और अजीमुल्ला खां। कहां बनाई? लंदन में। मुझे इतना बताओ, योजना कहीं भी बना, लेकिन क्रांति कहां करनी है? भारत में। तो बनाकर आना तो भारतीय, जब उनके द्वारा योजना बना ली गई तो उन्होंने नाना साहब को पत्र लिखा, उनसे कहा कि योजना तैयार है, आप कोई जगह फिक्स कर लो कि हम सीधे वहां हैं, और उस जगह का इतना प्रचार करो, आसपास की जितनी भीड़ आप इकट्ठी कर सकते हो उतनी भीड़ इकट्ठी कीजिए, एक साथ लोगों में क्रियान्वयन करेंगे योजना का। तो एक जगह फिक्स करो, जनता को इन्विटेशन दो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग इकट्ठे होने चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं भारत में योजना स्थल की, कि भारत में कहां इकट्ठे हुए। तो हम बात करें भारत में योजना स्थल, तो भारत में योजना स्थल बिठूर गांव, गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए, और एक गांव है बिठूर गांव, और बिठूर गांव पड़ता है कानपुर में, कानपुर यूपी में, यानी बिठूर गांव कानपुर यूपी में इकट्ठे हुए गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए। इसमें नाना साहब, तात्या टोपे, सारे विश्वास पात्र आसपास के लोग, बहुत भीड़ इकट्ठी की गई। और नाना साहब के नेतृत्व में बिठूर गांव में ये बड़ी पंचायत हुई। बड़ी पंचायत में उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय में दो चीजें सेलेक्ट की। पहली, उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक रोटी बनाई, एक चपाती बनाई, और चपाती को दिखाया गया है, जितने लोग जैसे बैठे हुए उन सारे लोगों को क्रांति इस योजना भाग लेने उन सबको चपाती दिखाई गई। और नाना साहब, तात्या टोपे ने कहा ये चपाती आप सारे लोग अपने साथ ले जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर किसान के पास जाएंगे, हर गरीब को गांव गांव व्यक्ति को दिखाएंगे। ये लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई है रोटी की, ये लड़ाई है भूख की, ये लड़ाई अपने अधिकार की, ये लड़ाई है अपने लोगों के लिए, अपनी भूख की, अपने बच्चों की, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये लड़ाई भूख की है, ये लड़ाई रोटी की है, ये हमारा जिस अधिकार है, लेकिन हमें मांग कर खानी पड़ती है। इसलिए लड़ाई तुम गरीबों की है, तुम्हारी भूख के लिए मिल रही है। और एक ले जाओ कमल का फूल, और कमल का फूल ले जाकर इसे ले जाइए सैनिक छावनियों में, और उन सैनिकों को दिखाओ कि हर पूरे बगीचे में जैसे कमल का फूल अपनी खुशबू के लिए सारे फूलों से लड़ता है, ऐसे आप अपने अधिकार के लिए लड़ो। जिस चीज के आप योग्य हैं वो चीज आप प्राप्त नहीं हो रही है, आपको लड़ने का दर्जा है, आगे सैलरी लेते हो आदि, आप किसी भी पोस्ट पर जाओ, अपने अधिकारी को सलाम करना होता है, आपके धर्म में बताया जाता है, आप अपने देश से दूर समुद्र पार करके दूसरे देश की जमीन पर नहीं जा सकते, आपके धर्म के खिलाफ है। लेकिन अंग्रेज आपके इस नियम को तोड़कर आपको विदेशों में लड़ने के लिए भेजते हैं। ये अधिकार की लड़ाई, आपकी लड़ाई है। अगर आज आवाज नहीं उठाई, आप मोटिवेट होइए मंगल पांडे से, आप ज्वाइन करो मंगल पांडे की धारणा को, उसकी सोच को। अब जरूरत है बहुत सारे मंगल पांडे की, तभी हमें आजादी मिलेगी। और इसलिए रोटी बटवाई गांव के गरीब किसानों को, कमल का फूल बटवाया सैनिक छावनियों में सैनिकों के लिए, और इनको बता दिया गया क्रांति का प्रतीक। इसलिए बताते हैं क्रांति का प्रतीक रोटी यानी कि चपाती, और दूसरा है कमल का फूल। दूसरा मुद्दे की बात क्या है, देखो इन्होंने डेट फिक्स की क्रांति अभी नहीं करनी, एक साथ करेंगे, क्योंकि तभी पता मिलेगा एक साथ पूरा बात इकट्ठा होकर लगेगा। इसलिए इसकी समय निर्धारित किया गया क्रांति का, क्रांति का एक समय निर्धारित किया 31 मई 1857 कि हम क्रांति तो करेंगे, लेकिन करेंगे कब से? 31 मई 1857, 31 मई 1857। अब तीन चार चीजें फिक्स हैं। योजना बनाने वाले कितने लोग थे? दो, राडोजी बापू, अजीमुल्ला खां। योजना पहले बनाई गई लंदन में टेम्स नदी के किनारे, और भारत में कौन सी जगह बनाई गई? बिठूर गांव कानपुर यूपी गंगा नदी के किनारे। क्रांति के कितने प्रतीक बनाए गए? दो, एक तो रोटी चपाती कमल का फूल, और टाइम कितना फिक्स किया गया। अब यहाँ एक इंसिडेंट अपने को पढ़ना है, इंसिडेंट है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत 40-29 मार्च को नहीं हुई थी, क्रांति की स्टार्टिंग 31 मई की 10 मई को। हमारे लोगों को या तो बताओ बताओ तो लंबा टाइम तुमसे वेट नहीं होता, सब नहीं कर सकते। एक तो आप या तो बताओ कोई टारगेट, और टारगेट बताओ तो लंबा टाइम तो कितना टाइम बाद होगा, हम सब नहीं कर सकते। अगर चाहिए तो भी चाहिए, अब तो ही मत। अब यहाँ क्या हुआ, मंगल पांडे की जो विद्रोह की भावना थी, वो मंगल पांडे की जो
ये कैसे दाना थी वो जगह सैनिक को फैल रही थी जगह थी मेरठ छावनी। मेरठ छावनी में तो सैनिक टुकड़ी आती है 20 भी एनआई और एक नाम तो एलसी होती है पैदल टुकड़ी। ये लोग मंगल पांडे से इंप्रेस थे और इंप्रेस होने के बाद मंगल पांडे की आवाज उन्होंने उठाई। उसकी आवाज को ये बोला गया इनके द्वारा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मंगल पांडे द्वारा जो किया गया वो सब बेकार हो जाएगा। यही टाइम है कि लोहा घर में अभी अगर बात किया जाएगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर चीजें ठंडी पड़ जाएंगी, अंग्रेजों पे मौका मिल जाएगा दमन करने का। इसलिए अभी पूरा भारत क्रांति की जोश में और यही टाइम है विद्रोह आगे बढ़ाने का। और लोगों से सफल नहीं हुआ और 10 मई को सुबह 11 बजे 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सुबह 11 बजे विद्रोह कर दिया। 40 सैनिक बड़े 40 सैनिकों ने हवाई फायर करके विद्रोह कर दिया। 40 की संख्या इतनी कम थी, तुरंत आदेश दिया कंपनी कमांडर ने, तुरंत 40 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, मेरठ जेल में। लेकिन ये लोग जेल के अंदर भी चुप नहीं थे। जेल के अंदर भी ये बुआ लगाते रहे कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तुम कभी लड़ नहीं पाएंगे, कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, मंगल पांडे का बलिदान बेकार जाएगा। उस व्यक्ति ने अपना बलिदान केवल तुम्हें जगाने के लिए दिया है और आज भी हम सोरे इसका मतलब मंगल पांडे का बलिदान बेकार जाएगा। हम हथियार उठाने का टाइम है। आज हम पूरी अंग्रेजी सत्ता को बताएंगे कि अगर निकल पड़े तो तुम्हें भगाने में ज्यादा टाइम नहीं है। हम विद्रोह कर चुके हैं लेकिन तुम लोगों का जमीन कब चलेगा, बाकी जो सैनिक अंग्रेजों को बता देते समय तुम कब जगोगे मंगल पांडे का जो त्याग है, जो बलिदान तुम्हारी समझ में कब आएगा। और ये चिल्लाते चिल्लाते शाम के 4 बजे और 4 बजे तक बाकी के सैनिक मोटिवेट हो गए और हवाई फायर करके 40 अंग्रेजों सैनिकों को रिहा करवाया और पूरी छावनी को लूटा, सारे अंग्रेजों को कैद कर दिया, बंदी बना दिया। और ये बताते हैं अब इनके पास इन्होंने छावनी को लूटा, पैसे आगे कुछ एक सैनिक आगे एक टुकड़ी 2 टुकड़ी सैनिक हो गए, अभी चल दिल्ली की तरफ। जाते जाते इनको कमी फील हुई हमारे पास हथियार नहीं है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तो जीत नहीं सकते, तो पहले हथियार में चाहिए। तो उन्होंने पता किया अंग्रेज अपने हथियार का सस्ता करा, तो अंग्रेजों का सस्ता करा दिल्ली में। तो 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सस्ता करता उसका अधिकारी था बिलोबी को बंदी बना के सस्ता लूट लिया। अब देखो सैनिक हो गए, हथियार हो गए, अब इनको कमी और फील होना चाहिए लीडर। वो लीडर तो राष्ट्रीय लेवल का हो जिसके आह्वान पर पूरा भारत इकट्ठा किया जा सके। एक ही व्यक्ति था बादशाह। लोग केवल किसी से भावनात्मक रूप से बादशाह से। और ये पहुंच गए 12 मई को लाल किले पर। 12 मई को पहुंचे लाल किला और लाल किला दिल्ली में इन्होंने नीचे खड़े होकर आवाज लगाई, इन्होंने गुहार लगाई, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें आपका नेतृत्व चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए। तो बहादुर शाह जफर ने आपको बताया 82 साल का बुजुर्ग था, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए नहीं था युद्ध लड़ने जाए। अब जो राजा होते थे, जो बादशाह होते थे, वो जनता में मिलने आती थी तो छत पे अभिवादन करने आया करते थे। तो चर्चा टाइप बना के रखते थे, बेगम के साथ आती थी, अभिवादन किया करते थे। जब नीचे से आवाज लगाई तो बादशाह अपनी बेगम के साथ आ गया, साइड में से सेनापति खड़ा था पत्ता, वो यहां से नीचे से सैनिक आवाज लगाते हैं कि हम मेरठ छावनी में विद्रोह करके निकल चुके हैं, हथियार हमारे पास है, सैनिक हमारे पास है, हमारे पास चाहिए मैं बड़ा लीडर। और आपसे बेटर लीडर कोई नहीं हो सकता जिसके नाम से पूरा आपका परिचय देने की पूरे भारत में जरूरत नहीं कि आप कौन हो। भारत का बच्चा बच्चा जनता की बादशाह है बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के लाल किले में रहता है। हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, आपकी लीडरशिप चाहिए, आपका नेतृत्व चाहिए जिससे हम क्रांति को अलग दिशा दे सकें। हमें आपकी जरूरत है, इस भारत को आपकी जरूरत है। तो जब मैं कहा गया तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा तुम मुझसे लीडरशिप चाहते हो, नेतृत्व मुझसे चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं उस एज को क्रॉस कर चुका हूं जिस एज में तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में जाता लड़ने के लिए। मैं उस एज में हुई नहीं, 82 साल का हूं। तुम चाहते हो इस एज में तलवार वाले लेकर युद्ध भूमि में जाऊं, मुझे खुद चला नहीं जाता है, अपने सिस्टम संभालने नहीं जाता, तुम कहते हो युद्ध भूमि में जाऊं तो मैं नहीं जा सकता। मेरी एज 82 साल है, मैं सारी लिमिट पार कर चुका हूं, तो मैं नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने ये कहते तो क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन आपके अलावा कोई और नहीं है, वो लीडर नहीं है। तो सेनापति खड़ा था सारे पद का, दोनों पहले सेनापति का पद का वो आकर्षण चमक होती ना। तो ये बताते कि सेनापति खड़ा था पीछे पद का कहता है इतनी जरूरत है बात को तो बहादुर शाह नेतृत्व जरूर देगा। बहादुर शाह कहता आप 82 साल के हो, मैं आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा, आपको लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध भूमि में जाना, आपकी तरफ से मैं जाऊंगा सेना लेकर, आपकी तरफ से मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आपको केवल अपना नाम देना। और जब पद का कहा गया तो बहादुर शाह ने लाल किले पे खड़े होकर 12 मई को घोषणा कर दी, पहुंचा दो भारत के कोने-कोने में सूचना, प्रत्येक भारतीय को लाल किले पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। हर भारतीय घरों से निकल जाए अपने हथियारों के साथ लाल किले पर भारत के कोने-कोने में पहुंचा दो कि सबको लाल किले पर इनविटेशन है बहादुर शाह की तरफ से, सबको दिल्ली आना है, लाल किले आना है, हम मिलकर आगाज करेंगे। और अंग्रेजों को खुला चैलेंज है कि जब तक भागेंगे नहीं अंग्रेज तब तक हम झुकने वाले नहीं है। ये भारत की ओर से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ऐलान, अंग्रेजों के खिलाफ खुली जंग का, खुली लड़ाई का, क्रांति का। और मैं पूरे भारतीयों का नेतृत्व करने का आह्वान करता हूं, मैं लीडर हूं और मेरे नेतृत्व पूरा भारत लाल किले पे इकट्ठा होगा। जब भी पहुंच पाए तब पहुंचे, लेकिन सब भारतीय दिल्ली जरूर पहुंचे लड़ाई के लिए और सबको आह्वान दिया। और 12 मई को क्रांति को नेतृत्व देने वाला कौन था, बहादुर शाह जफर। अब दो कंडीशन बनती है, आपसे पूछा जाए कि भारत में क्रांति शुरू कहां से हुई, तो मेरठ से 10 मई को, लेकिन दिल्ली में क्रांति शुरू कब हुई और बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व दिया 12 मई को, पहले नहीं था, यादव खान नाम का व्यक्ति था मेरठ में, तो वहां बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व दिया। तो इसलिए क्रांति का नेतृत्व करता भारत में किसको मानते हैं, बहादुर शाह जफर को। तो भारत में क्रांति का नेतृत्व और शुरुआत कहां से होती है, 10 मई 1857 को कहां से होती है, मेरठ से। दो सैनिक टुकड़ी 20 मई और 3 ये ऐसी पैदल टुकड़ी है, इनके द्वारा विद्रोह किया गया और विद्रोह की जो सूचना थी 19 मई को पहुंच गई राजस्थान। और राजस्थान में अब जनता भड़कने के लिए तैयार बैठी थी। तो पूछा जाता है कि भारत में क्रांति शुरू हुई 10 मई को, लेकिन क्रांति की सूचना राजस्थान तक पहुंची 19 मई को बंगाल इन्फेंट्री द्वारा, या बंगाल इन्फेंट्री द्वारा इसकी सूचना राजस्थान लाई गई और राजस्थान में विद्रोह बढ़ गया। कहां विद्रोह बढ़ा, राजस्थान। तो हमारा टारगेट ही राजस्थान है। मैं थोड़ा बहुत इसलिए पूरा इंडिया का क्रांति इसलिए नहीं पढ़ा कि हमें जोड़ना है, क्योंकि इंडिया का अलग ही मैटर है, हमें असम तक जाना होगा, असम मणिपुर तक जाना होगा क्रांति को। तो अगर हम बात करें तो क्रांति की अपन शुरुआत करेंगे और क्रांति की शुरुआत योजना कितने लोगों ने बनाई भाई, कौन-कौन है, राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां। अच्छा कहां बनाई थी, लंदन में टेम्स नदी के किनारे। और भारत में योजना स्थल किस नदी के किनारे, गंगा। और प्रतीक कितने, 2 कमल का फूल और रोटी चपाती। टाइम कितना फिक्स किया गया, 31 मई 1857। और बात आती है क्रांति की शुरुआत, ये बना लूंगा करवा देगा पीछे शुरुआत क्रांति की। लिखो इसमें खुद ही लगे हुए आपस में बिजी हैं। क्रांति में लिखो, सॉरी शुरुआत लिखना मेरठ छावनी में, हां देख लो मेरठ, तो मेरठ छावनी में मिली नहीं ना मेरठ, लिखा ही नहीं है, आधे तो बोर्ड पे देख रहे कहां लिखा हुआ है मेरठ, लिखा हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं पढ़ जाता है कई बार। मेरठ छावनी यूपी में, पूरा बोर्ड स्कैन कर दिया लेकिन कहीं नहीं मिला। इसमें लिखो 10 मई 1857 को 20वीं एनआई 20वीं एनआई 20 एनआई लिखो और 3 एलसी 20 एनआई और 3 एलसी सैनिक टुकड़ियों ने सर्वप्रथम क्रांति की, सर्वप्रथम लिखो टेंशन में आ जाओगे, बड़ा सब बोल देता हूं, इधर उधर पड़ोस की कॉपी को झांकने लग जाते हो। पीछे लगे मैं बोल रहा हूं, लिखो 10 मई 1857 को 20वीं एनआई और 3 एलसी सैनिक टुकड़ियों ने सर्वप्रथम क्रांति की। अभी लगे पीछे दूसरा नोट लगाओ, मेरठ के सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे। आपको पढ़ाया था, टाइम बहुत ज्यादा था पढ़ाने के लिए, अब टाइम कम है के लिए। दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों का शस्त्रागार लूटा। तीसरा नोट लिखना, मेरठ के सैनिक 12 मई को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया, जहां बहादुर शाह जफर ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। अब राजस्थान में एंट्री करेंगे क्योंकि 20 सितंबर को युद्ध हुआ था, एक 6 दिसंबर को हुआ, इंडिया से रिलेटेड, इसलिए वो युद्ध नहीं करवाया मैंने। राजस्थान में एंट्री करेंगे तो एक विशेष इंपोर्टेंट लगा के नोट लगाओ जिसमें राजस्थान प्रवेश कर जाए। नोट लगाएंगे इंपोर्टेंट, इसमें लिखना क्रांति की सूचना राजस्थान में, क्रांति की सूचना राजस्थान में 19 मई को पहुंची,
जो बंगाल इन्फेंट्री द्वारा पहुंचाई गई। ठीक है, देखो एक बार आगे। अब यहाँ कंडीशन देखेंगे, अपन लाइसेंस एंट्री करते हो, कहां से एंट्री करते हैं अपन? देखो यहाँ बताते हैं, जैसे मान लो भारत है, अभी भी है, ये भारत है, भारत का सर्वोच्च पद बताओ कौन सा है? राष्ट्रपति। इधर मैंने लिख दिया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहां बैठा है? हाँ सही बात है, राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में बैठा राष्ट्रपति। अच्छा, भारत कहां बैठा हुआ? राज्यों में, ये राज्य। अब आपको पता राष्ट्रपति राज्य में क्या नियुक्त करता है? राज्यपाल, यानी राज्यों का कौन होगा? अब राज्य कहां बैठे होते हैं? जिले में। और जिलों में पहले अपन बात करें तो रियासत, और इनमें ये क्या करते हैं? एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इनके राजनीतिक पद हैं जो यहाँ नियंत्रण करेंगे। अब मुद्दे की बात क्या है, क्यों इनको बताने का टारगेट है? अब मैं आपसे राष्ट्रपति पूरे भारत का सर्वोच्च हो गया, राज्यों का सर्वोच्च कौन होगा? राज्यपाल। और जिलों का या रियासतों का मैं आपसे प्रेजेंट टाइम में देखता हूं एमपी एमएलए। पहले क्या होता था? जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा पद होता था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को शॉर्ट में कहते थे जी। क्या कहते थे? ये क्या करता था? राज्यों में नियुक्त करता था अपना एजेंट, एजीजी। अब जीजी से गवर्नर जनरल, ये से बनेगा एजेंट, तो राज्य का क्या होगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये अपने अधीन रियासतों में नियुक्त करते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अब क्रम बन गया क्रांति बनने से पहले। पूरे भारत का कौन होता था? राज्यों का कौन होता था? और रियासतों का कौन होता था? पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर। अब यहाँ मुद्दे की बात क्या है? ये तो पद है, ये तो पहले से चला, लेकिन ये पद नहीं हुआ करता पहले, ये पद नहीं होता था। और ये पद नहीं था, इसकी जगह पहले कौन सा पद था? इसकी जगह पहले पता रेजिडेंट का। इसकी जगह पहले कौन सा पद चलता था? रेजिडेंट का। और रेजिडेंट कहां से शासन करता था? दिल्ली से। रेजिडेंट कहां बैठता था भाई? दिल्ली। और उस समय जब हम बात करें, रेजिडेंट हुआ करता था ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी। और उस समय निर्णय लिया गया कि आज के बाद एजीजी का पद खत्म किया जाएगा, उसकी जगह नया पद कौन सा लेकर आएंगे? और इसीलिए ऑक्टर लोनी को अंतिम राजस्थान का क्या कहेंगे? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के पद को खत्म करके ऑक्टर लोनी को हटाकर पहली बार एजीजी पद चलाया गया, और ऑक्टर लोनी की जगह पहला एजीजी बनाया गया था मिस्टर लोकेट। कौन सा बनाया गया था? अब यहां देखो एक बार, मैं आपसे कहूं राज्यपाल कहां बैठता है भाई? राज्य में बैठता है, पूरे राज्य में। तो झंडू राज्य में बैठता है, जगह पूरे राज्य में। देखो तो राष्ट्रपति बैठेगा भारत की राजधानी में, और राज्यपाल बैठेगा राज्य की राजधानी में। और अगर हम बात करें तो राजस्थान का राज्यपाल कहां बैठेगा? जयपुर में। तो राज्यपाल भवन हो गया। अब यहां बात करते हैं ऐसे ही, एजीजी है तो एजीजी का कहीं ना कहीं ऑफिस होगा, और जो ऑफिस होगा वो कहलाएगा मुख्यालय। मुख्यालय। और एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था अजमेर में। अजमेर में 1832 में। आज की परिस्थिति और पहली परिस्थिति में अंतर है। पहले गर्मी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। आज जैसे हीट वेव चली थी, आपने हीट वेव से निजात पाने के लिए आपने कूलर पंखे सारे यूज कर लिए। एक ही चीज जिसमें थोड़ा रिलैक्स मिलता होगा वो एसी। कूलर तो काम करने बंद कर दिए। और ऐसे बताते हैं पहले भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन पहले एसी वगैरह थे ही नहीं भाई, पहले एसी वगैरह नहीं थे। तो गर्मियों के टाइम में एजीजी कहां जाए? अधिकारी है, अधिकारी को सामान लेकर नहीं सकते, तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। इसलिए इनका दूसरा जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया था माउंट आबू। और गर्मियों के समय बैठता था तो इसे ग्रीष्मकालीन। कैसा कालीन? और ये कब बनाया गया था? 1845 में। कब बनाया गया था? अब मुझे बात बताओ, राज्यों में पहले कौन होता था भाई? कहां से करता था? कौन था? इसको हटाकर इसको खत्म करके नया क्या लाए? ऑक्टर लोनी की जगह कैसे बनाया? इसका मुख्यालय कहां बनाया? कब बनाया? और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू। ये कब बनाया? 1845 में। मुद्दे की बात ये है, ये पहला है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था भाई? पैट्रिक लॉरेंस। अब यहाँ थोड़ी डीपली बात अगर आप समझे इस चीज को, तो आप केवल एजीजी पढ़ते हो। मैं आपको दो चीज बताऊं इसमें। राजस्थान की दो टाइप की व्यवस्था थी, एक प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और एक व्यवस्था थी शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था, ये दो व्यवस्था थी। एजीजी के अधिकार क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था थी इसमें से? आपके अकॉर्डिंग राजस्थान की दो व्यवस्थाएं थी। एजीजी के नेतृत्व में आती है शांति व्यवस्था। तो राज्य की शांति व्यवस्था का अधिकारी कौन होगा? एजीजी। कहां से बैठेगा शांति व्यवस्था? अरे कहां से निशान लगेगा? अजमेर से। अब बात ये आती है, ये व्यवस्था अजमेर से देखी जाएगी तो ये तो नई चीज आ गई। राजस्थान की व्यवस्था कौन सी थी? तो इसका मुख्यालय कहां था? समस्या तो यही है भाई, इसका मुख्यालय कहां था? तो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसका मुख्यालय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसका मुख्यालय होता था आगरा में। और उसमें यहाँ का मुखिया था वो था कोलविन नाम का व्यक्ति, जो देखता था प्रशासनिक व्यवस्था। हमारे केवल एक ही सिस्टम पर एजीजी है, पूरी व्यवस्था कोई समझता नहीं है। अगर आप डीपली पढ़ोगे तो दो व्यवस्था है, एक प्रशासनिक और एक शांति। शांति व्यवस्था एजीजी के अधिकार में आती है, और शांति और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आगरा से कोलविन नाम के व्यक्ति, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नाम का संस्था थी, उसका मुख्यालय आगरा में, वहां से देखी जाती थी। और उसमें यहाँ नियुक्त था कोलविन। तो हमें केवल कौन सी व्यवस्था पढ़ाई जाती है? शांति। लेकिन ये भी बताया जाता है शांति वाला था। तो हमारी दो टाइप की व्यवस्था। अब मुद्दे की बात क्या है? हमें बनाना है एजीजी, उसका मुख्यालय। लेकिन आप ये ध्यान रखोगे एजीजी से पहले कौन सा पता? और एजीजी कौन था उसमें? ऑक्टर लोनी। कौन था? ऑक्टर लोनी। मेरे साथ बनाएंगे सारे लोग। राजस्थान का प्रथम एजीजी, एजीजी फुल फॉर्म जानते हो? एजेंट टू गवर्नर जनरल। 5 मिनट बैठिए, आपको ब्रेक देंगे 10 मिनट का, अभी देंगे 10 मिनट में। इसको लिखा दो एजीजी वाले बैठो। प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट। बात आती है क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। फिर सबसे बड़ी बात आगे अगर हम बात करें, एजीजी से पहले पद था रेजिडेंट का, और जो रेजिडेंट होता था ये दिल्ली में था, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय था दिल्ली में। और अंतिम कौन था भाई? ऑक्टर लोनी। यानी ऑक्टर लोनी था, तभी तो ट्रांसफर किया गया इस पद को। तो एजीजी था लिखा हुआ है पैट्रिक लॉरेंस, मिस्टर लोकेट। रॉकेट नहीं, तो मैं शाम को रॉकेट ही दिखती है देखो। तो अगर बात करें राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। बहुत मुश्किल है। तो पहला एजीजी कौन था राजस्थान का? हर स्टेट का रेजिडेंट होता था, दिल्ली से कहा जाता था पहले, राजस्थान में ऑफिस नहीं होता था पहले। बिल्कुल 1832 में बनाया गया ऑफिस भी एजीजी का भी। हाँ, दिल्ली जाना पड़ता था। ये सही बात बोली आपने। एजीजी का मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय बनाया 1832 में अजमेर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है सेकंड वाली, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय 1845 में माउंट आबू। माउंट आबू से हुई। अभी टाइम हो रहा है देखो 4:36, 50 मिनट क्लास स्टार्ट कर देंगे ना, 14 मिनट को है ना, पानी वाली पी लो। 14 की 15 भी हो जाती है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, 16 भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन 50 तक आ जाना, नहीं 50, 51, 52 पे लास्ट, 53 पे लास्ट, 52 पे आ जाना। 2 मिनट मेरी तरफ से, ठीक है, रोक देना।